गुड इवनिंग भाई लोग। कैसे हो सब लोग? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। या आई एम फाइन। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। थैंक यू सो मच। आप सभी बच्चे ने क्या ही पूछते हो यार। इतना तो घर वाले नहीं पूछते, कोई भी घर वाले क्या बाहर कोई नहीं पूछता इतना आप लोगों ने पूछा है। सही कह रहा हूँ। नहीं सही। आई एम राइट। आई एम फाइन नाउ। अगर मैं नहीं पढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि मैं सच में कष्ट में हूं, क्योंकि मैं अपनी टीचिंग इतना मिस करता हूं। स्पेशली मैंने, अच्छा सच बताना, आपने मिस किया कि नहीं? मैं तो बड़ा मिस किया। आई लिटरली, ठीक है, आई लिटरली मिस्ड ऑल ऑफ यू। स्पेशली आप लोगों के कमेंट्स और इंटरेक्शन। यस, राइट। मिस किए ना, मैं बोला था। यू लव मी और यू हेट मी बट यू कांट इग्नोर मी, मैंने बोला था ये स्टेटमेंट। एक 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 बच्चे ने तो ये वो भी कट भी करके डाला था कहीं ग्रुप में। मैंने बोला था तुम लोगों को, तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकते, तुम मुझे मिस करोगे, मुझे बता था। कोई बात नहीं, दैट्स सो नाइस। अरे अभी मैं ठीक हूं। ठीक है, यस आई एम टोटली फाइन। मुझे क्या हुआ था वो छोड़ दो, मैं आ गया पढ़ाने के लिए, बात खत्म हो गई। आई नेवर डिस्कस द प्रॉब्लम, विल ऑलवेज ट्राई टू डिस्कस द सॉल्यूशन। प्रॉब्लम कभी डिस्कस नहीं करते। यस, डाकू इज बैक। आज पढ़ेंगे बच्चे लोग, हम लोग। आई लिटरली मिस ऑल ऑफ यू। आई डोंट नो बट आई मिस यू। देख भाई, अपनी लाइफ में कोई है नहीं, कोई भी है तो तुम ही लोग हो। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब मैं बीमार पड़ा, तुम लोगों ने पूछा, ठीक है, तुम लोगों ने पूछा कैसे हो कैसे नहीं हो, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी का तो अपना जिंदगी का, मतलब बाकी का वैसे पता नहीं, लेकिन बट वही है, तुम लोग पूछे बस वही। बस जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। अरे फिर से वही बात, तुम लोग हो बहुत है। ठीक है। आम, अबे यार तुम लोग कोई दूसरा टॉपिक नहीं है? ठीक है, चलो पढ़ाई करें अभी, स्पैमर को भगाते हैं अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ के। ठीक है, चलो। देखो तबीयत जो भी हो, मतलब ऊपर नीचे, लेक्चर के पहले तो आई वॉज फीलिंग वेरी बैड, लेकिन अभी मैं खड़े हो गया हूं, सबसे बात कर रहा हूं, बहुत सही है। लेक्चर के बाद में फिर वो होगा, लेक्चर के पहले लेक्चर बाद में क्या सिचुएशन होती, दैट डज नॉट मैटर। ठीक है, उसके बाद में अपने को पढ़ाने में मजा आता है, तुमको पढ़ने में मजा आता है। मैं सही बता रहा हूँ, 2 दिन में सही से सोया नहीं हूँ, मेरे को मजा बिल्कुल नहीं आया मेरी लाइफ जीने में। 2 दिन तो मेरा बड़ा बुरा बीता है, क्योंकि मेरे को पढ़ाने को नहीं मिला। अब ऐसा जिंदगी में हो गया है कि आपको पढ़ाना ही पढ़ाना है, मतलब कुछ ना कुछ पढ़ाना ही है। अब वो आदत है मेरी। ठीक है, चलो। अब
सब लोग लिख दो रेडी, उसके बाद में वी विल स्टार्ट। मैं अभी बहुत अच्छा हूं, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। मैं सच में आप लोगों का शुक्रगुजार हूं। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए थे, ठीक है, डाउट से रिलेटेड भी आए थे। ग्रुप में भी मैं उतना एक्टिव नहीं था, ऑफिशियल ग्रुप में, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों के पर्सनल मैसेज भी आए थे तबियत को लेके, बट आई एम टोटली फाइन, ठीक है। अगर किसी को नहीं रिप्लाई दिया गया हुआ, आई एम सो सॉरी। मैं आज रात में बैठ के सब लोगों को रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके चलो अब चलते हैं, थोड़ा कुछ पढ़ते हैं, थोड़ा डॉकू कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं और फिर मचाते हैं बढ़िया वाला, ठीक है। चलो अच्छा, मैंने आप लोगों को क्या सिखाया था, एक्सटेंडेड बाइनोमियल कोएफिशिएंट पढ़ाया था, राइट। तो उसको ही थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास में एक कॉन्सेप्ट था। वाह, एक्सटेंडेड लिखने में कितना मजा आ रहा है मालूम है, एक्सटेंडेड बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ठीक है। एक्सटेंडेड बाइनोमियल कोएफिशिएंट अगर मैं जाता हूं और अगर मैं लिखता हूं कि बेसिकली मैंने लिखा कि इट इज माइनस एन सी के, तो इसका फॉर्मूला था -1 के, उसके बाद में n प्लस के -1 और फिर क्या आया था, सी के आया था, राइट। ये एक्सटेंडेड बाइनोमियल कोएफिशिएंट का फॉर्मूला है। एंड हम लोग जाएंगे और फिर इसके बारे में आज डिस्कशन करना है। आज पूरी जो सेशन है उसके बारे में ही है, ठीक है, माइनस, ठीक है। उसके बाद में वी विल बी हैविंग माइनस एन सी के एंड देन इट इज इक्वल्स टू -1 के n प्लस के -1 सी के, ओके। सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट विल बी रिलेटेड टू दिस। और इसमें हमने एक चीज ये सीखी थी कि जब कभी भी आपका k जो होता है, ठीक है, अगर k आपका इवन आ गया तो जो आपके कोएफिशिएंट होगा, ठीक है, जो टोटल कोएफिशिएंट होगा दैट विल बिकम व्हाट, दैट विल बिकम पॉजिटिव। और जब ये वाला आपका ऑड होता है तो इसका जो कोएफिशिएंट होता है, क्या, टोटल कोएफिशिएंट, जो हमारे पास में टोटल कोएफिशिएंट होता है दैट विल बिकम नेगेटिव। एंड फॉर एग्जांपल इफ आई विल राइट इट डाउन की 11c2, तो ये टोटल जो होगा वो पॉजिटिव होगा। एंड इफ आई विल बी राइटिंग 11 -c3, तो ये टोटल जो होगा वो नेगेटिव होगा। ये क्यों होता है, क्योंकि वो -1 जो है ना, ये डिसाइड करता है। अगर k की वैल्यू इवन होगी तो ये पॉजिटिव देगा, और k की वैल्यू अगर निगेटिव होगी तो ये क्या देगा, निगेटिव देगा। इस चीज को हमें अच्छे से पता है। तो आज मेरे को एक तो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है, उसके बाद में एक दूसरा कॉन्सेप्ट ये वाला यूज करना है कि लेट्स कंसीडर a प्लस बी रेज टू n एंड देन इट विल बी समेशन ऑफ i दैट विल बी मूविंग फ्रॉम 0 टू n एंड देन इट विल बी nci, ठीक है। उसके बाद में a रेज टू n माइनस i एंड देन फिर वी विल बी राइटिंग b रेज टू i। एक फॉर्मूला हम लोग ये लिखते हैं और दूसरा वाला माइनस nck and then we will write -1 raised to k and then here we will write n plus k -1 और फिर हम लोग लिख देते हैं ck, राइट। हम लोग यही लिखते हैं -nck and then it is equals to -1 raised to k n plus k -1 ck, यही चीज लिखते हैं, राइट। अब अगर मैं आप लोगों को बोलूं, हम लोगों ना m1 और m2 में ना हमने एक चीज पढ़ी है 1/1 - x। आज का डिस्कशन जो है ना इसको लेके है। हमने ये ना एक सीरीज आती थी, टेलर सीरीज, ठीक है, पता नहीं टेलर सीरीज है मैक्लॉरिन सीरीज है, याद नहीं आ रहा मुझे, आई थिंक टेलर सीरीज है, जो भी है नाम नहीं याद आ रहा, सो सॉरी। तो 1/1 - x, इसका जो हम लोग एक्सपांशन लिखते थे, हम लोगों को ये पता था m1 और m2 में हम लोगों ने पढ़ा था ये कि इट इज नथिंग बट 1/1 प्लस x, फिर x², फिर x रेज टू 3, फिर x रेज टू 4। हम लोग ना ये चीज वाला हम लोग ये पढ़े थे, ठीक है। अब उसके बाद में आज का जो है ना, मैं इसको सॉल्व करना सिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ दिस एंड विद द हेल्प ऑफ दिस। ये दोनों चीजों को लेके हम लोग जो है ना इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि 1/1 - x इट इज इक्वल्स टू 1 + x + x² + x रेज टू 3 + x रेज टू 4। अब इसको कैसे करते हैं, अब जैसे अगर हम लोग जाएंगे एंड वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट। अब अगर ये वाली चीज को मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा कि देख भाई 1 - x, अच्छा इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 - x - 1। सर ये कैसे आ गया, अरे ये वाली चीज को ऊपर ले लिया तो ये आ गया। तो सर अच्छा ये आ गया, ये तो कुछ बाइनोमियल जैसा दिख रहा है, हाँ बाइनोमियल जैसा दिख रहा है, लेकिन सर बाइनोमियल में तो एडिशन होता है, माइनस नहीं होता। ब्रो इसको ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 + -x एंड देन द होल थिंग रेज टू -1। हाँ सर अब ये थोड़ा बाइनोमियल जैसा दिख रहा है। अब हमारे पास में बाइनोमियल में आएगा a + b रेज टू n। अब अगर a की वैल्यू हमारे पास में 1 आ गई और b की वैल्यू x आएगी कि -x आएगी, b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में -x, ठीक है। तो ये a की वैल्यू 1 आ गई। अब अगर समेशन हम लोग लिखते हैं तो समेशन में हम लोग क्या लिखते हैं, अगर ये चीज को अगर मैं लिखना चाहूं तो इस चीज को मैं लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा nc0 a रेज टू n - 0 b रेज टू 0,
फिर मैं लिखूंगा NC1 a रेस टू n माइनस वन बी रेस टू वन, फिर मैं लिखूंगा NC2 फिर a रेस टू n माइनस टू बी रेस टू टू। एकदम ना तगड़े वाला फोकस करना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब अगर मैं ए की वैल्यू बोलूं तो ए की वैल्यू को हम लोगों ने क्या चेक किया, 1 चेक किया, और बी की वैल्यू को क्या चेक किया, बी की वैल्यू को चेक किया -x। तो सर ए की वैल्यू तो पता चल गई, बी की वैल्यू भी पता चल गई, लेकिन अपने को ना एन की वैल्यू नहीं पता है। अगर एन की वैल्यू को कंपीट करना है तो एन की वैल्यू को हम लोग कैसे करेंगे, इसके साथ में रिलेट कर देते हैं। जैसे ये हो गया 1 प्लस माइनस एक्स, और ये माइनस, इस चीज को अगर मैं रिलेट करूं तो a प्लस बी रेस टू एन, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो ये वाला जो स्टेटमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा -1c0 a रेस टू n माइनस जीरो। a की वैल्यू क्या है, 1 है। अब n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू अगर देखेंगे तो -1 आ जाएगा, तो 1 रेस टू -1 -0 हो गया। b क्या है, b की वैल्यू है -x रेस टू 0, ये पहला वाला टर्म आ जाएगा। फिर n की वैल्यू क्या है, -1, क्योंकि n की वैल्यू -1c1। अब a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1, ठीक है। n की वैल्यू क्या है, -1, फिर ये हो जाएगा -1। b की वैल्यू क्या है, -x रेस टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? तो ये चीज को हम लोग ना रिलेट करके आसानी से लिख सकते हैं। कुछ नहीं करना है, बस अपने को रिलेट करना और लिखते रहना है। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि सर ये एक्सपांशन तो जरूरत क्या है। जब हम लोग जनरेटिंग फंक्शंस पढ़ते हैं तो मैंने आप लोगों को बोला था कि जब कभी भी हम लोग जनरेटिंग फंक्शंस पढ़ते हैं तो कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो हम लोगों को बाइनोमियल एक्सपांशन की जरूरत पड़ेगी, वो मैंने पहली क्लास में दे दिया। एक्सटेंडेड की जरूरत पड़ेगी, एक्सटेंडेड वाला भी हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देख लिया। उसके बाद में जो अभी वाला कॉन्सेप्ट है कि पावर सीरीज का, तो पावर सीरीज वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यहीं पर पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अब अपने को मेन जो टारगेट है वो इसको सॉल्व करना है। अगर हमने इसको सॉल्व कर लिया, दैट वी विल बी गेटिंग अवर फाइनल वैल्यूज। अब इस चीज को आप मुझे सॉल्व करके बताओ कि व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस, व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस। ऐसे कम से कम 4 टर्म निकाल के बताओ, ठीक है, ऐसे 4 टर्म निकाल के बताओ। अब जैसे -1 से 0 आप लोगों को कैलकुलेट करना आता है, 1 रेस टू एनीथिंग विल बिकम 1, -x रेस टू 0 विल बिकम 1, तो ये वाला पहला वाला टर्म आपका 1 आ जाएगा। जो मेन हर्डल है वो यही है कि -1 से 0 कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मैंने प्रीवियस क्लासेस में सिखा दी थी आप लोगों को। -1 से 1 कैसे कैलकुलेट करना है ये भी मैंने प्रीवियस क्लासेस में सिखाई थी। ठीक है, इट गोज टू इनफाइनाइट राहुल। ठीक है, तो अब मुझे ये बता दो कि ये कैसे कैलकुलेट करके व्हाट इज योर आंसर दैट यू विल बी गेटिंग इट। ये अगर आ जाएगा तो अपना आधा से ज्यादा काम हो जाएगा। जनरेटिंग फंक्शंस में तो मैं अभी गया भी नहीं हूं। ठीक है, पहले ये सब हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, जब आ जाएगा अपने को तो हम लोग जनरेटिंग फंक्शंस में जाएंगे। ठीक है, फटाफट बस मुझे बता दो, ये एक एक वैल्यू कैलकुलेट करके बता दो। अगर नहीं आएगा तो भी आई विल हेल्प यू। हर एक बच्चे को आना चाहिए, अगर हर एक बच्चे को आएगा तो ही हम आगे बढ़ेंगे। अगर नहीं आएगा तो हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे।
आ गया सब लोगों को? इज देयर एनी स्टूडेंट हु इज नॉट गेटिंग एनीथिंग? प्लीज लेट मी नो, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। मुझे बता दो अगर किसी बच्चे को नहीं आ रहा है तो आई विल ट्राई टू सॉल्व इट एंड आई विल ट्राई टू गिव यू दिस थिंग्स। ठीक है, देखो मैं एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा हूं, मैंने आप लोगों को ये चीज बोली है कि मैंने बोला था ये 5 बार जरूर सॉल्व करना, और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो आप लोग ये कर लो, माइनस एन सी के इट इज इक्वल्स टू माइनस 1 रेज टू के और फिर एन प्लस के माइनस 1 सी के। तो मैं ये बोलूंगा -1 से 0 कैलकुलेट। इसको इंडिपेंडेंट कैलकुलेट जरा करके दिखाओ मुझे कि व्हाट शुड बी द आंसर। इनके इंडिपेंडेंट मुझे बता दो। -1 से 0 को मैंने सबसे पहले अगर मैं -1 से 0 को कैलकुलेट करूंगा दैट विल बी रिलेटेड टू माइनस एन सी के। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी और k की वैल्यू क्या आएगी? 0 आ जाएगी, राइट? क्योंकि ये माइनस n आप लोग -1 के साथ में जब इक्वेट करोगे तो n की वैल्यू 1, k की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? -1 रेज टू k और फिर n प्लस k माइनस 1 सी के। इसलिए 5 बार लिखाया था क्योंकि हर बार अपने को यूज पड़ता है। जब अगर देखोगे यहां पर तो ये -1 रेज टू k, k की वैल्यू क्या है? 0, एनीथिंग रेज टू 0 विल बिकम 1, n की वैल्यू क्या है? 1, 1 प्लस 0 माइनस 1 और फिर c1। तो व्हाट यू विल गेट? यू विल बी गेटिंग दिस एज 1 और ये भी आपका 1 आ जाएगा। तो अगर ये इवन होता है तो टोटल पॉजिटिव आता है, दैट विल बिकम 1। -1 c2 अगर ये इवन है तो टोटल पॉजिटिव 1 आ गया। ये ऑड है तो इट विल बिकम -1, ये भी ऑड है तो इट विल बिकम -1। हमने इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर लिया, राइट? वेरी गुड राजेश। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं इसके ऊपर। अब हमारा स्टेटमेंट क्या है कि जब कभी भी मैंने लिखा 1 माइनस एक्स तो इसको मैंने लिखा 1 प्लस माइनस एक्स एंड देन द होल थिंग रेज टू -1। अब इस चीज को हम लोग इक्वेट करेंगे किसके साथ में? a प्लस बी रेज टू n के साथ में, जहां पर a की वैल्यू जो हमारी आ रही थी, ठीक है, a प्लस बी रेज टू n। तो यहां पर जो a की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 1 आ रही है। b की वैल्यू कितनी है? -x आ रही है। तो हम लोग कैसे लिखते हैं? हम लोग ऐसे लिखते हैं nc0 a रेज टू n माइनस 0 b रेज टू 0। फिर हम लोग लिखते हैं a का पावर डिक्रीज होता है, b का पावर इंक्रीज होता है, एंड वी विल राइट nc1 a रेज टू n माइनस 1 b रेज टू 1। फिर हम लोग लिखते हैं nc2 a रेज टू n माइनस 2 फिर b रेज टू 2। फिर ऐसे हम लोग लिखते चले जाते हैं। जब हमारे पास में ये वाला पॉइंट आता है तो हम लोग क्या लिखेंगे? ये हम लोग लिखेंगे -1 c0, क्योंकि n की वैल्यू क्या आ रही है? n की वैल्यू -1 आ रही है। फिर a की वैल्यू क्या है? 1 है। फिर 1 रेज टू n, n इज व्हाट? -1 माइनस 0। फिर b की वैल्यू क्या है? इट विल बिकम -x रेज टू 0। फिर उसके बाद में वी विल ट्राई टू कैलकुलेट -1 c1। सर क्या ये हमें हमेशा कैलकुलेट करना होगा? अपने को हमेशा कैलकुलेट नहीं करना होगा, एक या 2 बार सिर्फ ये क्लास में कैलकुलेट कर रहे हैं। उसके बाद में जब अपने को आइडिया लग जाएगा तो हम लोग बस याद रखेंगे कि अच्छा इसका एक्सपांशन ये होता है। हर बार कैलकुलेट करने नहीं बैठेंगे। मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि एक्चुअली ये आता कैसे है, एक्सटेंडेड का एक्चुअल यूज कहां है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि -nc का टेल मी द रियल टाइम एग्जांपल। दिस इज द रियल टाइम एग्जांपल टू कैलकुलेट। ठीक है, तो अब यहां पर आ गया -1 c1। फिर a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है 1, 1 रेज टू एनीथिंग विल बिकम 1 ओनली। ठीक है, वैसे मैं लिख देता हूं -1 b की वैल्यू क्या है? इट विल बिकम -1 रेज टू 1। ठीक है, अब यहां पे अपने पास में ये वैल्यूज आती जाएंगी। मैं आई वांट टू शो यू समथिंग। अब देखो, ये देखो, इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। ठीक है, 1 रेज टू एनीथिंग विल बिकम 1, -x रेज टू 0, एनीथिंग रेज टू 0 विल बिकम 1। तो ये वाला पहला टर्म आपका क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर हम लोग ऐड करते हैं -1 c1, ये क्या देगा अपने को? ये एक निगेटिव टर्म देगा, -1 देगा। 1 रेज टू एनीथिंग विल बिकम 1। अब ये देखो, ये -x आ रहा है। जब अगर ये -x आएगा तो ये भी एक निगेटिव लेके आएगा। तो ये निगेटिव और ये निगेटिव, ये दोनों पॉजिटिव बन जाएंगे। पहला वाला टर्म आपको 1 आएगा, दूसरा वाला टर्म आपको x आ जाएगा। अब अगर -1 c2 उसके बाद में -x रेज टू 2 देखोगे तो ये भी पॉजिटिव देगा और ये भी पॉजिटिव देगा। तो उसके बाद में हमारे पास में x² आ जाएगा। फिर जब हम लोग नेक्स्ट वाला लिखते हैं -1 c3 -x रेज टू 3, तो ये वाला हमको क्या देता है? एक निगेटिव देगा, राइट? -1 दे देगा। ठीक है, -1 c3। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे मालूम है? -x रेज टू 3 जो आएगा। ठीक है, अब -x रेज टू 3, तो ये एक निगेटिव दिया, ये भी एक निगेटिव देगा। तो ये -1 को बाहर लेके x रेज टू 3। कहने का मतलब है कि हर एक टर्म जो होगा ना वो अपना पॉजिटिव आएगा।
मतलब एट द एंड अपने को 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेस टू 3 प्लस एक्स रेस टू 4 एक्स रेस टू 5 हमेशा ये पॉजिटिव टर्म्स मिलते जाएंगे। और ये पॉजिटिव टर्म्स कैसे मिलते जाएंगे? ये पॉजिटिव टर्म्स अपने को तब मिलते जाएंगे क्योंकि एक नेगेटिव ये दे रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनते जाना, नहीं तो थोड़ा सा भी स्लिप किया नहीं आएगा। एक नेगेटिव ये दे रहा है, ठीक है, उसके साथ में एक नेगेटिव ये दे रहा है, तो ये पूरा का पूरा टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। और ये वाला तो पॉजिटिव देगा ही देगा। अगर देखो दो इवन है ना, तो माइनस एक्स रेस टू 2 भी इवन ही आ रहा है, ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव दे रहा है, ये भी पॉजिटिव दे रहा है, तो कहीं पर निगेटिव आने का कोई सवाल ही नहीं है। अब अगर मैं ये बोलूं कि -1 रेस टू -1c3 ये एक नेगेटिव देगा, फिर माइनस एक्स रेस टू 3 ये तो नेगेटिव देगा क्योंकि 3 के वजह से ऑड आएगा, माइनस एक्स रेस टू 3 ये भी आपको क्या देगा? नेगेटिव देगा, तो ये भी अपना पॉजिटिव टर्म आ जाएगा। समझ में आ गया? तो इसीलिए इसका जो एक्सपांशन होता है, इसका एक्सपांशन दैट वी आर गेटिंग इज बेसिकली 1/1 माइनस एक्स। ये छोड़ो, ये तो बच्चे पढ़ते हैं। अब ये देखना 1/1 माइनस ax, अगर मैं इसको लिखूं तो इसका क्या आएगा? दैट अगेन इट विल बी राइटिंग की 1 प्लस फिर माइनस ax एंड देन द होल थिंग रेज टू -1। अब इस चीज को मैं अगर लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा? -1 रेज टू c फिर 1 रेज टू -1 माइनस 0 माइनस ax रेज टू 0, फिर उसके बाद में आएगा -1c1 फिर 1 रेज टू फिर -1 माइनस 1 माइनस ax रेज टू 1, ठीक है। अब फिर से देखते रहना, इट इज -1, फिर से वही चीज दोहरा रहा हूं मैं, एंड देन 1 रेज टू व्हाट? -1 माइनस 2 फिर माइनस ax रेज टू -2 आएगा, बराबर है? 0 ये इंक्रीज हो रहा है ना, इट इज 1, दिस इज 1, दिस इज नॉट -1, दिस इज +1, दिस इज +2। अब ये देखना पहला वाला टर्म जो होगा, दिस होल टर्म विल बिकम व्हाट? दिस होल टर्म विल बिकम 1। उसके बाद में ये वाला एक नेगेटिव देगा, तो ये क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। ये पूरा का पूरा एक नेगेटिव देगा, इट विल बिकम -1, 1 रेज टू एनीथिंग विल बिकम 1। उसके बाद में माइनस ax में से एक माइनस में अगर बाहर निकालूंगा तो ये आ जाएगा मेरे को ax। इसने एक नेगेटिव दिया, ये ब्रो ने एक नेगेटिव दिया, तो ये पूरा का पूरा जो टर्म आएगा वो एक पॉजिटिव आ जाएगा, एंड दैट विल बिकम ax। ये अपने को पॉजिटिव देता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एनीथिंग रेज टू स्क्वायर दिस विल आल्सो बिकम अ पॉजिटिव, तो ये भी अपना टोटल जो होगा वो पॉजिटिव आ जाएगा, दैट विल बिकम a ऑफ x रेज टू 3। वैसे ही नेक्स्ट वाला जो टर्म होगा वो भी अपने को निगेटिव लेके आके दे देगा, तो अगेन इट विल बिकम a ऑफ x रेज टू 3। तो अब अगर इसका एक्सपांशन में बोलूं तो इसके एक्सपांशन में आएगा 1/1 माइनस ax, इट विल बिकम 1 प्लस ax फिर a ऑफ x रेज टू 2 प्लस a ऑफ x रेज टू 3 फिर a ऑफ x रेज टू 4 एंड देन इट गोज ऑन, ठीक है। तो अपने को यहां पर ना आइडिया समझ में आ गया कि एक्चुअली ये होता कैसे है, ठीक है। अब ये a ऑफ x कैसे आ रहा है? a ऑफ x के अंदर अगर झांक के देखोगे आप तो -1c1 एक नेगेटिव दे रहा है, माइनस ax रेज टू 1 वो एक नेगेटिव देगा, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। अच्छा, एक मिस्टेक ये मत करना कि इट इज नॉट, ये ऐसा मत लिखना, दिस इज रॉन्ग। ax स्क्वायर नहीं आएगा, ax द होल स्क्वायर है, ये पूरा का पूरा स्क्वायर आएगा, ये पूरा का पूरा रेज टू 3 आएगा, ये पूरा का पूरा रेज टू 4 आएगा। सो डू नॉट डू दैट मिस्टेक भाई, बस कर यार। XYZ 2 दिन में कहा था इतने सारे दिल बनाएगा तू, ठीक है, बस भी कर, एक बार आंसर दे दियो, उतना ही प्यार कर बस। इतना प्यार मत कर, जहर बन जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसका एक्सपांशन देखूंगा, इसके एक्सपांशन में अपने पास आएगा 1/1 माइनस ax एंड देन इट विल बिकम 1 प्लस ax, फिर अपने को आएगा a ऑफ x द होल स्क्वायर, फिर अपने को आएगा a ऑफ x रेज टू 3, फिर अपने को आएगा a ऑफ x रेज टू 4। तो एक्चुअली अपन लोगों ने क्या किया मालूम है? अपन लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ना पता कर लिया कि अपने को नॉर्मल वैल्यूज मिल गई। अब अगर मैं a की वैल्यू को 1 रखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा मालूम है? मुझे मिलेगा 1 माइनस x, और इस चीज को हम लोगों ने पहले ही कैलकुलेट किया था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू 3 प्लस एक्स रेज टू 4। अब ब्रो ना a इज इक्वल्स टू 2 रखना जरा और देखना, 1 माइनस 2x, ये क्या आएगा 1 प्लस 2x, फिर क्या आ जाएगा 2 ऑफ x द होल स्क्वायर, फिर ये क्या आ जाएगा 2 ऑफ x रेज टू 3, और फिर ये प्लस प्लस प्लस।
अब इसको ना एक्सटेंड कर सकते हैं, अगर a की वैल्यू को मैं 3 रखूं तो क्या आएगा, दैट आई विल बी गेटिंग 1 minus 3x, 1 minus 3x and then it will become 1 plus 3x, फिर ये आ जाएगा 3 of x the whole square, फिर ये आ जाएगा 3 of x raised to 3 and then it goes on. तो you can put, ठीक है। अब ना अपन क्या करेंगे मालूम है, a की वैल्यू को कुछ भी रख सकते हैं, मतलब आई कैन पुट a की वैल्यू 1, आई कैन पुट a की वैल्यू 2, आई कैन पुट a की वैल्यू 3, आई कैन पुट a की वैल्यू 4, हम लोग a की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं एंड वी कैन गेट एनी टाइप ऑफ एक्सपांशन, ठीक है। जो भी स्पैमर है उसको बोलो बाबा सर की क्लास में आने को, ठीक है, मैं सुधार दूंगा। ये आया समझ में, फटाफट रिप्लाई दे दो। ये आ गया, प्लीज रिप्लाई एवरीवन। जनरलाइज फॉर्मूला हो गया, क्लियर है एवरीवन। ठीक है, हाँ। अब किसी बच्चे ने एक डाउट पूछ लिया है, अगर ये वाला चीज अपना सही है तो कैन एनीवन एक्सप्लेन मी 1 plus ax का एक्सपांशन, 1 upon, ठीक है, 1 upon 1 plus ax का एक्सपांशन। देखो मैं वही सीरीज लूंगा जो अपने को, ठीक है, मैं ना वही सीरीज लूंगा जो अपने को जो है ना अपने को मतलब जरूरत पड़ेगा आगे। वेरी गुड आर्यन, वेरी गुड शैशव, वेरी गुड राकेश, और बहुत सही मिहिर भाई, सौरभ भाई। alternate positive and negative, why alternate positive and negative, can anyone explain me? कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव देगा एंड व्हाई इट इज हैपनिंग? राइट इन योर बुक एंड देन टेल मी, डू नॉट राइट इट इन द चैट बॉक्स। मुझे बता दियो किसके वजह से वो पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहा है। भाई तू क्या नाम है तेरा यार, XYZ, रुक जा तू। ठीक है, वाई इट इज हैपनिंग प्लस और माइनस नेगेटिव वाला। राइट, अब ये देखना इसका जो एक्सपांशन आएगा वो ये आएगा 1 plus a of x minus 1, तो वी विल ट्राई टू राइट इट डाउन -1c0, फिर 1 raised to -1, ठीक है, और फिर a of x raised to 0 and then we will write -1c1 and then we will write 1 raised to -1 -1, फिर उसके बाद में a of x raised to what, a of x raised to 1। ये पहले वाले में और ये वाले में फर्क है, अब ना सिर्फ यही निगेटिव देगा, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। पहले वाले में क्या फर्क होता था मालूम है, ये निगेटिव देता था, ये भी निगेटिव देता था। अगर आप लोगों को ध्यान से याद होगा, यहां पर देख लेना कहां गया, ठीक है, यहां पर ये क्या करता था, ये निगेटिव देता था और एक निगेटिव ये लेके आ जाता था, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये पॉजिटिव है। अब अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये अपना रुक जाएगा, अपने को यही निगेटिव देगा, तब हम लोग आसानी से यहां पर लिख सकते हैं कि दिस विल ओनली गिव मी द नेगेटिव। मतलब अगर जो है अपने जो ऑल्टरनेट आएगा, मतलब ऑड वाले के लिए अपने को नेगेटिव मिलेगा, तो आई कैन इजिली ट्राई टू राइट इट डाउन की 1 upon 1 plus a of x, then it will become what, it will become 1 plus a of x, sorry 1 minus a of x, right? फिर उसके बाद में a of x the whole square, फिर a of x raised to 3, फिर a of x raised to 4 and then minus, alternate plus और minus आएगा। If I will put a it is equals to 1, what I will get? I will be getting 1 plus x,
then I will be getting 1 minus x plus x square minus x raised to 3 plus x raised to 4 minus x raised to 5. In the same scenario, I will put 8 is equals to 2. I will be getting 1 plus 2x. फिर what I will be getting? I will be getting 1. फिर क्या आएगा? minus 2 of x plus 2 of x the whole square minus 2 of x raised to 3 plus 2 of x raised to 4 and then it goes on. Clear है ये चीज? वेरी गुड श्रीकांत. क्लियर है भाई लोग? जल्दी जल्दी बता दो. क्लियर है? डन? राइट? दैट्स नाइस. तो अपनी ना प्री रिक्वेस्ट हो चुकी है. एक थोड़ी सी और चीज की बात है, तो उसको भी हम लोग चलते हैं और फिर तैयार करते हैं. ठीक है, चलो बुलाया जाए पड़ोसन को. बोलो. ठीक है, बस सुनना है तुम लोग, सुनते रहो बस, कोई लिखो मत कुछ भी. हाउ मेनी वेज टू डिस्ट्रीब्यूट? ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट 10 सिमिलर कॉइन्स. ठीक है, 10 सिमिलर कॉइन्स अमॉन्ग 3 चिल्ड्रन. अमॉन्ग 3 चिल्ड्रन, सुनना जरा ध्यान से सब लोग. अमॉन्ग 3 चिल्ड्रन such that each child gets at least 2 coins. What should be your answer? At least 2 coins. What should be your answer? What should be your answer? Such that each child should get at least 2 coins. कुछ याद आया? सर क्लास में हूं, 11 बजे फोन करता हूं. ठीक है, व्हाट इज योर आंसर? एटलीस्ट 2 कॉइन्स. कुछ याद आया? इट इज कॉम्बिनेशंस विद रिपीटेशंस. इट इज कॉम्बिनेशंस विद रिपीटेशंस. राइट? अब देखो मेरा कंडीशन क्या था, अब जरा सुनना. अगर सिर्फ और सिर्फ एटलीस्ट वाला देता है तब हम लोग कॉम्बिनेशंस विद रिपीटेशन से जाते हैं. अगर सिर्फ एटमोस्ट वाला देता है, सिर्फ एटमोस्ट वाला, तब हम लोग क्या करते हैं? इंक्लूजन एक्सक्लूजन से सॉल्व करते हैं. जैसे ये एग्जांपल कि x इट इज ग्रेटर देन 7, इस तरीके का, तो हम लोग निगेटिव करके या x इज ग्रेटर देन 3, तब इसको हम लोग ग्रेटर देन 3 मतलब x इज लेस देन और इक्वल टू 4, तब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? एटमोस्ट वाली कंडीशन दे दी, तब पीजन होल नहीं ब्रो, अरे गुरु पीजन होल नहीं, इंक्लूजन एक्सक्लूजन से करते हैं. बराबर? अगर सिर्फ एटलीस्ट देता है तो कॉम्बिनेशंस विद रिपीटेशन से करते हैं. अगर सिर्फ एटमोस्ट देता है तब हम लोग क्या करते हैं? तब इसको हम लोग इंक्लूजन और एक्सक्लूजन से सॉल्व करते हैं. राइट? अगर सिर्फ एटलीस्ट वाला देगा, एटलीस्ट वाला देता है, ठीक है, राइट? अब कॉन्सेप्ट में यह है कि यहां पर एंड एटमोस्ट 4 कॉइन्स, एंड एटमोस्ट 4 कॉइन्स. देखो अब अगर क्वेश्चन में एटलीस्ट भी आता है और एटमोस्ट भी आता है, तब हम लोग क्या करते हैं मालूम है? तब हम लोग जनरेटिंग फंक्शन से सॉल्व करते हैं. समझने की कोशिश करना. अगर आप कहीं किताब में लिख सकते हो तो लिख लो. एटलीस्ट अगर दिया हो, सिर्फ और सिर्फ एटलीस्ट दिया हो, तो कॉम्बिनेशंस विद रिपीटेशन से जाते हैं. ठीक है, उसमें जनरेटिंग फंक्शंस भी यूज कर सकते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. एक बार पहले ये सिखा दूंगा, फिर आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा. एटलीस्ट दिया हो तो कॉम्बिनेशंस विद रिपीटेशन, सिर्फ एटमोस्ट दिया हो तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन, एटलीस्ट और एटमोस्ट दिया हो तो जनरेटिंग फंक्शंस. हाँ भाई, ठीक है. अब जरा सुनना,
इस क्वेश्चन में क्या कहता है मालूम है? इस क्वेश्चन में ये कंडीशन है, ठीक है, ये कंडीशन है कि कम से कम 2 होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 4 होने चाहिए। दिस इज द कंडीशन दैट विल बी रिलेटेड टू दैट। मैं अब जरा सब लोग फोकस करना, मैं ना कुछ नया चीज डिफाइन करने जा रहा हूं। अब ये नया चीज क्या है सर? देखो कभी कभी मैथमेटिक्स में ये होता है ना कि मैथमेटिक्स में हम ना क्वेश्चंस के फॉर्मेट को चेंज करते हैं और उस फॉर्मेट को सॉल्व करते हैं और फिर क्वेश्चन में आते हैं। यहां से आपका जनरेटिंग फंक्शन थोड़ा सा शुरू हो रहा है, तो ध्यान दो। हम क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग ना क्वेश्चंस के फॉर्मेट को चेंज करते हैं। मतलब अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो 10th क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि भाई रीता की जो आयु है वो सीता की आयु से 2 गुनी बड़ी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट कंसिडर इंट x एंड y, फिर आप लिखते हो y इट इज इक्वल्स टू 2x एंड लेट्स कंसिडर की प्रिंट, आप क्या करते हो, y की वैल्यू को प्रिंट कर देते हो, यही करते हो, यही लिखते हो। क्वेश्चंस का इंपैक्ट चेंज नहीं होता है, फॉर्मेट चेंज हो जाता है। मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को आप लोगों ने क्या किया, फॉर्मेट चेंज कर दिया, मैथमेटिकल मॉडलिंग जिसे कहते हैं। वेरी गुड राकेश जोशी। तो अब ना कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस के मॉडल को चेंज करते हैं। जैसे आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा तो पिछले क्वेश्चंस में मैंने एक क्वेश्चन था हमारे पास में, उसका मैंने मॉडल चेंज कर दिया था। अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा था कि हाउ मेनी वेज टू सिलेक्ट 6 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स, हाउ मेनी वेज, ठीक है, हाउ मेनी वेज टू सिलेक्ट, ठीक है, टू सिलेक्ट 6 आउट ऑफ 10। तो इस चीज को हम लोग ने डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, दैट विल बिकम व्हाट, दैट विल बिकम 10c6। ये हमारा आंसर था। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने ना क्वेश्चंस का फॉर्मेट चेंज कर दिया था, और फॉर्मेट चेंज करने से अपने को फर्क नहीं पड़ता है। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा था कि एक बच्चा आपका सिलेक्ट भी हो सकता है, या तो ये बच्चा आपका सिलेक्ट नहीं भी हो सकता है, निगेशन ऑफ एक्स। फिर एक दूसरा बच्चा है, वो या तो आपका सिलेक्ट हो सकता है या तो सिलेक्ट नहीं भी हो सकता है। फिर मैंने क्या किया था कि अगर सिलेक्ट हो रहा है तो इसको x1 मैंने ले लिया था, अगर सिलेक्ट नहीं हो रहा है तो x0, अगर सिलेक्ट हो रहा है तो x1, सिलेक्ट नहीं हो रहा है तो x0। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने दोनों को ऐड कर दिया था, बराबर। फॉर्मेट देखो मैंने इसका चेंज किया था, इंपैक्ट चेंज नहीं हो रहा था, ठीक है। फिर मैंने लिखा था कि इट विल बी 1 प्लस एक्स, एनीथिंग रेज टू 0 विल बिकम 1, सो 1 प्लस एक्स। फिर मैंने लिखा था 1 प्लस एक्स, फिर मैंने लिखा था 1 प्लस एक्स। ऐसे 10 टाइम करने के बाद में फिर मैंने लिखा कि 1 प्लस एक्स रेज टू 10। इसमें अपने को क्या पता करना था, इसमें अपने को पता करना था कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 6 का कोएफिशिएंट क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन था, हमें डायरेक्ट आंसर आ रहा था, लेकिन हमने क्या किया था, हमने इसका फॉर्मेट चेंज कर दिया। फॉर्मेट क्यों चेंज करते हैं, सबसे पहली बात तो ये, कभी कभी फॉर्मेट चेंज करने पे अपने को ये पता चल जाता है कि ये ना ये देखो हमने ना यहां पर ये फॉर्मेट चेंज किया क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चंस में हमारे पास में ये क्वेश्चंस आया, क्वेश्चंस का हम लोगों ने फॉर्मेट चेंज कर दिया। वैसे चेंज करते क्यों है, हम लोग चेंज इसलिए करते हैं ताकि थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। अगर इस क्वेश्चन में मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन में मैंने फॉर्मेट चेंज किया, क्यों चेंज किया, मुझे थोड़ी हेल्प मिल गई। हेल्प किसकी मिल गई, बाइनोमियल की मिल गई, ठीक है, बाइनोमियल की हेल्प मिल गई। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन का भी मैं फॉर्मेट चेंज करूंगा। तो अब ना जनरेटिंग फंक्शन अगर आपसे कोई बोले तो बेसिकली जनरेटिंग फंक्शन एक कैलकुलस का पार्ट होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास में ना एक काउंटिंग का क्वेश्चन आता है, इस काउंटिंग के क्वेश्चंस का हम लोग ना फॉर्मेट चेंज करते हैं। अच्छा फॉर्मेट क्यों चेंज करते हैं, क्योंकि अपने को हेल्प मिलती है। हेल्प कहां से मिलती है, हेल्प अपने को जनरेटिंग फंक्शंस हेल्प करके लेके आता है और फिर अपने को आंसर्स मिलता है। तो एक्चुअली ये आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, आंसर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है। फॉर्मेट चेंज करके जनरेटिंग फंक्शन ये कैलकुलस का पार्ट हो गया आपका, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर जनरेटिंग फंक्शंस अपने को हेल्प करता है, बस इसीलिए इसका फॉर्मेट चेंज करते हैं। ये जनरेटिंग फंक्शंस की खास बात है कि जनरेटिंग फंक्शंस क्यों आता है आपके सिलेबस में। अब एक आइडिया मैंने ये बताया था कि बाइनोमियल फेल होता था 3 या 4 ज्यादा टर्म्स के लिए, तब अपन यहां पर जनरेटिंग फंक्शंस लेके आए। हालांकि मैंने अभी तक डिफाइन नहीं किया है कि जनरेटिंग फंक्शन एग्जैक्टली होता क्या है, मैंने आपको थोड़ी थोड़ी टुकड़ों में पढ़ा रहा हूं। पहले मैंने आप लोगों को बाइनोमियल पढ़ाया, एक्सटेंडेड पढ़ाया, फिर मैं अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को पावर सीरीज पढ़ा दिया। अभी मैं क्या करने वाला हूं,
मैंने एक काउंटिंग का क्वेश्चन लिया है, अब मैं इसका फॉर्मेट चेंज करूंगा। बस आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है कि मैं फॉर्मेट कैसे चेंज करता हूं। फॉर्मेट चेंज करना बड़ा इंपॉर्टेंट काम है और दैट विल बिकम वेरी इजी। मेरा क्वेश्चन चेंज नहीं होगा, क्वेश्चन का इंपैक्ट चेंज नहीं होगा, सिर्फ फॉर्मेट चेंज होगा। अब जैसे मैं अगर इस चीज को लिखूं कि क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी वेज टू डिस्ट्रीब्यूट 10 सिमिलर कॉइन्स। ठीक है भाई, 10 कॉइन जो है वो कितने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 3 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो सर आप ये कहना चाहते हो कि तीनों बच्चों के कॉइन का एडिशन 10 होना चाहिए? हाँ भाई, चाहे आप कुछ भी कर लो क्योंकि टोटल तो 10 है। अब अगर तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो तीनों के डिस्ट्रीब्यूशन का जो एडिशन होगा वो 10 होगा, 10 से ऊपर नहीं होगा। मिनिमम कितना हो सकता है? मिनिमम उनके पास में 2 कॉइन हो सकता है। मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम उनके पास 4 कॉइन हो सकता है। देखो, कॉम्बिनेशन विद रिपीटेशन ना, ये एक मशीन जैसा है। जब वो स्टार्ट होती तब वो ये पूछता है कि मुझे बस इतना बता दो कि एटलीस्ट कितना है, तब आप बोलते हो एटलीस्ट 2 है, तब वो मशीन चालू करता है, शिफ्ट करके आंसर दे देता है। एटमोस्ट में उसको समझ में नहीं आता है कि कहां पर रोकना है ये मशीन को। उसको इनिशियल कंडीशन बता दो, उसको इनिशियल बता दो कि भाई एटलीस्ट 2 2 2 है, मशीन चालू कर दो, 2 2 2 कॉइन का डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, दो एक बच्चे को दे दिया, पहले एक एक 2 2 दे के सब लोगों को शांत करा लो, फिर मशीन का बटन चालू कर दो, वो शिफ्ट करके आंसर दे देगा। उसको एटमोस्ट में समझ में नहीं आता कि कहां तक मैक्सिमम जाना है। तो उसके लिए एटलीस्ट और एटमोस्ट जब दोनों कंडीशंस आती है हमारे पास में, तो फिर उसके लिए करते क्या है हम लोग। अब जैसे ये एक बच्चा है, ठीक है, अब ये एक दूसरा बच्चा है और ये एक दूसरा बच्चा है, तो या तो मैं इसको 2 कॉइन दे सकता हूं, या तो मैं इसको 3 कॉइन दे सकता हूं, और या तो मैं इसको 4 कॉइन दे सकता हूं। ठीक है, या तो मैं इसको 2 कॉइन दे सकता हूं, या तो मैं 3 कॉइन दे सकता हूं, या तो 4 कॉइन दे सकता हूं, या तो 2 कॉइन, या तो 3 कॉइन, या तो 4 कॉइन। इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता इन लोगों को। ठीक है, अब ये देखना, अगर मैं किसी को 2 कॉइन दे रहा हूं, ठीक है, अब मैं फॉर्मेट यहां पर चेंज कर रहा हूं। फॉर्मेट ये है कि गिविंग 2 कॉइन्स, ठीक है, अब यहां पर फॉर्मेट चेंज हो रहा है। गिविंग 2 कॉइन्स इज रिप्रेजेंटेड एज, ठीक है, इज रिप्रेजेंटेड एज एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका वही रहेगा। अब गिविंग 3 कॉइन्स, ठीक है, गिविंग 3 कॉइन्स, थोड़ा पेशेंटली सुनते जाओ। अब ये वाली लाइन आपको नहीं समझ में आएगी कि सर 2 कॉइन दिया तो उसको x⁻² क्यों लिख रहे हो। मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि फॉर्मेट चेंज नहीं होने वाला, बस देखते जाओ आप लोग। Giving 3 coins is basically represented as, ठीक है, is basically represented as, which is nothing but x⁻3। फिर giving 4 coins are basically represented as x⁻4। 3 बच्चे हैं मेरे पास में। अब ये हो गया पहला वाला बच्चा, ठीक है, ये हो गया दूसरा वाला बच्चा, और ये हो गया तीसरा वाला बच्चा। कंडीशन मेरी क्या है? एटलीस्ट 2 की कंडीशन है, एटलीस्ट 2 कॉइन मिलना ही मिलना चाहिए। मैक्सिमम उनको जो है वो 4 कॉइन मिल सकते हैं। टोटल कॉइन का जो डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है वो कितने का आ रहा है? वो आ रहा है 10 का। तो कहने का मतलब है कि अगर 2 कॉइन, मैं या तो इसको 2 कॉइन दे सकता हूं, या तो 3 कॉइन, या तो 4 कॉइन, या तो 2 कॉइन, या तो 3 कॉइन, या तो 4 कॉइन, या तो 2 कॉइन, या तो 3 कॉइन, या तो 4 कॉइन। इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी मैंने ये बना लिया है कि अगर मैंने 2 कॉइन दिया तो उसका रिप्रेजेंटेशन है x²। अगर मैंने 3 कॉइन दिया तो उसका रिप्रेजेंटेशन है x⁻3। अगर 4 कॉइन दिया तो इसका रिप्रेजेंटेशन है x⁻4। अगर 2 कॉइन दिया तो x⁻2, x⁻3 और x⁻4, x⁻2, x⁻3 और x⁻4। अब जो सबसे बड़ी जो इश्यूज आते हैं, इश्यूज नहीं बोलूंगा मैं, जो जहां पर ध्यान देने की बात आती है, वो ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई अगर मैंने इसको 2 कॉइन दिया, ठीक है, तो साइमल्टेनियसली सेम बंदे को 3 कॉइन नहीं दूंगा। कहने का मतलब है एक सॉल्यूशन, ठीक है। अब अगर मैं एक चीज लिखता हूं कि लेट्स कंसीडर एक पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है। एक बच्चे को 2 कॉइन दिया, इसको 4 कॉइन दिया, इसको 4 कॉइन दिया, ये एक पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि 2 और 4 और 4, ये क्या आंसर दे रहा है? 2। और ये कंडीशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है कि आपका जो है एटलीस्ट 2 होना चाहिए, एटमोस्ट 4 होना चाहिए। ये एक पॉसिबल सॉल्यूशन है। जैसे एग्जांपल के लिए कि आपने क्या किया, 2 कॉइन इसको दिया, 4 कॉइन इसको दिया, 4 कॉइन इसको दिया। अगर मैं इसको 2 कॉइन दे रहा हूं तो मैं एक ही टाइम पे इसको 3 और 4 नहीं दूंगा।
इसको दे दिया मैं, फिर साइमल्टेनियसली इसको 4 दूंगा, फिर साइमल्टेनियसली इसको 4 दूंगा, फिर मैं ये बकेट में नहीं आऊंगा। अब इसको एक बकेट जैसा समझो कि इस बकेट में 3 कॉइन रखे हैं, तो अगर मैंने 2 दिया तो फिर से 3 नहीं निकालूंगा मैं। कहने का मतलब है कि देयर विल बी एन एडिशन बिटवीन इन ऑल ऑफ दिस। ठीक है, इनके बीच में क्या होगा, एडिशन होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर मैंने 2 कॉइन दिया, इसका मतलब मैं यहां से एक्स स्क्वायर ले रहा हूं। अब अगर मैंने इसको 4 दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि फिर मैं यहां से x⁴ उठा लिया। ठीक है, और फिर अगर मैंने यहां से 4 लिया है तो इसका मतलब फिर मैंने यहां से x⁴ उठा लिया। कहने का मतलब क्या है, अगर मैंने इसको 2 कॉइन दिया तो इसको अगर मैं 4 दूंगा तो साइमल्टेनियसली काम हो रहा है, तो यहां पर हो जाएगा आपका मल्टीप्लीकेशन। कहने का मतलब है कि पहले वाली जो इक्वेशन आएगी वो बन के आएगी x² प्लस x⁵ प्लस x⁴ इंटू x⁵ प्लस x⁵ प्लस x⁴ इंटू फिर आएगा x² प्लस x⁵ प्लस x⁴। अब ये सबका क्या होगा ना, बहुत बड़ा एक मल्टीप्लीकेशन आएगा। अब इस मल्टीप्लीकेशन में अपने को करना क्या है, इस मल्टीप्लीकेशन में अपने का जो मेन आइडिया है वो ये पता करना है कि भाई ये मुझे सीधी सी बात बता दे कि कोएफिशिएंट ऑफ x⁻10 क्या होगा, इसके पहले क्या लिखा हुआ, जितना लिखा होगा वो मेरा आंसर होगा। सर x⁻10 के पीछे क्यों पढ़ रहे हैं, देख सिंपल सी बात है, जब ये x² यहां से निकलेगा फिर ये मल्टीप्लाई करेगा x⁴ के साथ में, तो कितना बन जाएगा, बन जाएगा 6, राइट। और ये 6 जब इस 4 के साथ में मल्टीप्लाई करें, ये दोनों को पैरेलली देखते जाओ, ये x⁻2 यहां से निकला, x⁻4 के साथ में मल्टीप्लाई किया, बन गया 6। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसा देखो, x⁻4 जब x⁻2 x⁻4 के साथ में मल्टीप्लाई करेगा, फिर x⁻4 के साथ में मल्टीप्लाई करेगा, तो ये बन जाएगा x⁻2 + 4 + 4। अब ये बन जाएगा आपका x⁻10। अगर इसको मैं दूसरे एक फॉर्मेट में देखूं तो ये क्या कहेगा मालूम है, x⁻E1 + E2 + E3 इट शुड बी इक्वल्स टू x⁻10। अब अगर ये ऊपर का कोएफिशिएंट मैं मैनेज करूं तो E1 + E2 + E3 इट इज इक्वल्स टू 10 विथ एटलीस्ट एंड एटमोस्ट दोनों की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है। क्वेश्चंस का फॉर्मेट मैंने चेंज किया, मेरा क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ। क्यों क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ, क्योंकि मैं उनको 2 कॉइन से 4 कॉइन तक ही दे रहा हूं, एटलीस्ट से एटमोस्ट ही दे रहा हूं। एट द एंड क्या हो रहा है, एट द एंड यही चीज हो रही है कि ये x⁻2 x⁻4 के साथ में मल्टीप्लाई करेगा, x⁻4 के साथ में मल्टीप्लाई करेगा। फिर से सुनना, मैं इसको फिर से दोहराता हूं, सुनना। फॉर्मेट अभी आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन ना थोड़े दिनों के बाद में मतलब 4-5 क्वेश्चंस के बाद में आपको लगेगा कि फॉर्मेट में दम था ही नहीं। अभी पहली बार पढ़ रहे हो तो ऐसा लग रहा है यार फॉर्मेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आप उन ना 4-5 क्वेश्चंस करेंगे ना तो बोलोगे फॉर्मेट में असली दम नहीं है, दम है असली सॉल्व करने में। अभी तो हमने सॉल्व भी नहीं किया, अभी तो हम लोग फॉर्मेट समझ रहे हैं, क्योंकि ये नई चीज है कि यार क्वेश्चंस कुछ और था, आप किसी कहीं और जगह पे लेके जा रहे हो। आप मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट रूल, सम रूल में चले गए, फिर आपने एक बड़ा सा इक्वेशंस बना लिया, अब ये कहां से आ गया। मैं फॉर्मेट चेंज कर रहा हूं। फॉर्मेट क्यों चेंज कर रहा हूं, फॉर्मेट इसलिए चेंज कर रहा हूं क्योंकि एट द एंड क्वेश्चंस का फॉर्मेट क्या है, क्वेश्चन का फॉर्मेट है भाई देख सिंपल सी बात है कि 10 कॉइन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, कम से कम 2 कॉइन मिलना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 4। तो मैंने ये लिख दिया कि भाई देखो ऐसा हो सकता है कि इसको 2 3 4 मिल सकता है, इसको 2 3 4 मिल सकता है, इसको 2 3 4 मिल सकता है, इससे ज्यादा होगा नहीं। 2 कॉइन को डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब है x² x⁻3 x⁻4। ये एक मैंने फॉर्मेट में लिख लिया। सेम चीज वहां पर भी है। अब यहां पर मैं अगर एडिशन करूंगा तो ये बड़ा ही अजीब सी बात लगेगी कि 2 + 3 + 4 अब क्यों ऐड कर रहे हो, तो वो ना लिख के मैं x² x⁻3 x⁻4 ये लिखने का फॉर्मेट है, लेकिन इसका मतलब 2 ही कॉइन दे रहा हूं मैं इसको। फिर मैं इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन ले आया, क्यों, क्योंकि साइमल्टेनियसली दे रहा हूं। अब मेन मुद्दा ये है कि अपने को 10 कॉइन डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसी का कोएफिशिएंट पता करना है। जैसे इस क्वेश्चंस में हम क्या करते थे, x⁻6 का कोएफिशिएंट पता करते थे ना। अब जितने तरीके से x⁻6 निकलेगा उतने तरीके से, क्योंकि मैं जब पहली बार पढ़ाया आप लोगों को तो मैंने बताया कि आप मुझे ये बताओ कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इनटू द एक्सपांशन, वी आर इंटरेस्टेड इनटू द कोएफिशिएंट ऑफ द एक्सपांशन। कोएफिशिएंट हमें ये बताता है कि ये कितने, ये कोएफिशिएंट बताता है कि x⁻6 कितने तरीके से जनरेट हो सकता है, जितने तरीके से जनरेट होगा उतना आंसर होगा। अब वो शुरू के 6 में जनरेट हो सकता है, लास्ट के 6 में जनरेट हो सकता है,
तो टोटल 10c6 तरीके से जनरेट हो सकता है। अब मेरा कॉन्सेप्ट यहां पर यह है कि मुझे कोएफिशिएंट ऑफ x रेस टू 10 बता करना है। अब ये कितने तरीके से जनरेट हो सकता है कोएफिशिएंट ऑफ x रेस टू 10? एक तरीका ये है कि ये x रेस टू 2 मल्टीप्लाई कर ले x रेस टू 4 के साथ में, और ये x रेस टू 4 मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ में, तो ये जब तीनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे को x रेस टू 10 देंगे। अब क्वेश्चन का फॉर्मेट नहीं चेंज हुआ, क्वेश्चन का फॉर्मेट यही है कि देखो भाई, अगर ये तीनों x रेस टू e1 प्लस e2 प्लस e3, अगर ये दोनों चीज मैं यहां पर इक्वेट करूं अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, तो एट द एंड मेरा क्वेश्चन तो वही है ना, e1 प्लस e2 प्लस ये एक्सपोनेंशियल प्लस ये एक्सपोनेंशियल प्लस एक्सपोनेंशियल, सच दैट एटलीस्ट 2 की कंडीशंस और सच दैट एट मोस्ट जो है वो 4 की कंडीशन। मेरा क्वेश्चन तो अभी भी ओरिजिनल है, मेरे क्वेश्चंस में कोई चेंज नहीं हुआ। क्वेश्चन मेरा तब चेंज होता, क्वेश्चंस मेरा तब चेंज होता जब 10 के जगह पर 8 पॉइंट बन जाता, एटलीस्ट 2 के जगह पर एटलीस्ट 3 पॉइंट बन जाता। मेरा क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ है, मेरा क्वेश्चन यही कह रहा है, ठीक है, कि एटलीस्ट 2 है, एटमोस्ट 4 है, और e1 प्लस e2 प्लस e3 इट इज इक्वल्स टू 10। तो क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ, कुछ भी नहीं चेंज हुआ। अब मेरे को ये एक इक्वेशन मिला है, इसी इक्वेशन में मुझे ये पता करना है कि व्हाट शुड बी द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 10। कहने का मतलब ये है कि नाउ वी विल बी सॉल्विंग द अनदर क्वेश्चंस। इन दिस क्वेश्चंस वी आर ओनली इंटरेस्टेड इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 10 कितना होगा, किसमें, इस इक्वेशन में, x स्क्वायर प्लस x रेज टू 3 प्लस x रेज टू 4 एंड देन रेज टू 3। रेज टू 3 क्यों आया? क्योंकि एक बच्चे का या तो 2 कॉइन 3 कॉइन 4 कॉइन और मल्टीप्लीकेशन, दूसरे बच्चे का 2 कॉइन 3 कॉइन 4 कॉइन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर 2 कॉइन 3 कॉइन 4 कॉइन। यहां तक समझ में आ? क्लियर है? ठीक है ना? ऐड इसलिए किया क्योंकि देयर विल बी एन एडिशन रूल इन बिटवीन। यहां पर इनके बीच में क्या होगा, या तो और आएगा 2 कॉइन और 3 कॉइन और 4 कॉइन, फिर 2 कॉइन 3 कॉइन और 4 कॉइन। ये मल्टीप्लीकेशन है इनके बीच में, इनके बीच में और है बाहर मल्टीप्लीकेशन। आ गया? क्लियर है इतना? बताओ फटाफट। फॉर्मेट समझ गया है ना सबको? हाँ, पावर में 3 कैसे हुआ, मैं फिर से वो चीज को बता देता हूं। जैसे अब जैसे ये एक बच्चा है, ठीक है, इसको 2 कॉइन और 3 कॉइन और 4 कॉइन दोगे, सेम इस बच्चे के लिए भी आएगा, सेम इस बच्चे के लिए भी आएगा। तो मैं ऐसा लिखूंगा, या तो एक्स स्क्वायर, या तो एक्स रेज टू 3, या तो एक्स रेज टू 4। ये एक बच्चे के लिए, फिर मल्टीप्लीकेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू 3 प्लस एक्स रेज टू 4, फिर ये, फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू 3 प्लस एक्स रेज टू 4 इस बच्चे के लिए। तो इस इक्वेशन को मैं ऐसा लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू 3 प्लस एक्स रेज टू 4, ये एक बच्चे के लिए, फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू 3 प्लस एक्स रेज टू 4, फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू 3 प्लस एक्स रेज टू 4, ये 3 बार आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू 3 प्लस एक्स रेज टू 4 एंड देन रेज टू 10।
इसमें मुझे क्या पता करना है, सॉरी इट इज रेज टू 3, रेज टू 3, इसमें मुझे पता क्या करना है, मुझे पता करना है कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 10, यही मेरा इक्वेशन है, ये मेरा क्वेश्चन है। आगे मैं सॉल्व करूं, बोलो क्लियर है? लेट मी नो भाई, कोई भी इश्यूज हैं, कोई भी प्रॉब्लम है बता दो। ठीक है, सुनना, अब इस बोर्ड पे मैं जो लिखूंगा, ठीक है, इस बोर्ड पे जो मैं लिखूंगा वो 30% बच्चों को फर्स्ट टाइम में समझ में आएगा, फर्स्ट टाइम। सेकेंड बार मैं एक्सप्लेन करूंगा इट रीज टू 60%, ठीक है, स्टिल 40% को थोड़ी सी इश्यूज होंगे, लेकिन आज हम लोग 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये 4 क्वेश्चंस के बाद में 10:30 PM आप बना के जाओगे दिल, ठीक है, ये वाला बनाओगे आज। 4 क्वेश्चंस की मैं मोहलत मांगता हूं, सिर्फ 4 क्वेश्चंस, अभी शुरू में नहीं आएगा, 4 क्वेश्चंस की मैं मोहलत मांगता हूं, देखना। पहली बार में सिर्फ 30% बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको नहीं आएगा मैं रिपीट करने को तैयार हूं, कोई दिक्कत नहीं है, इट इज रेज टू 3। अब मैंने क्या किया, टेक एक्स स्क्वायर कॉमन, ध्यान से सुनते जाना, टेक एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो x रेज टू 2 रेज टू 3, आई विल गेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड देन रेज टू 3, ठीक है। इसके बाद में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस एक्स रेज टू 3 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 1 माइनस एक्स, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला। जब ये वाली चीज आपकी क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, 1/1 माइनस एक्स हो जाता है, जो अभी आज हम लोगों ने पढ़ा। हमने क्या पढ़ा, जब ये वाली चीज इट टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो ये वाला जो टर्म होता है इट टेंड्स टू 0, ठीक है, तब हमें आता है 1 माइनस एक्स रेज टू 3। तो ये वाला कब लिखना है अपने को, ये वाला फाइनाइट के लिखना है, 3 टर्म हो गया, 4 टर्म हो गया, तब अपन ये लिखते हैं। जब ये इनफाइनाइट जाता है तो ये एक्स रेज टू 3 जो होता है टेंड्स टू 0, जहां पर x इज लेस देन 1, ठीक है, योर x इज व्हाट, योर x इज लेस देन 1, तब हम लोग क्या करते हैं, ये इनफाइनाइट को 1/1 माइनस एक्स। इसमें किसी को इश्यू है प्लीज लेट मी नो एंड आई विल ट्राई टू राइट इट डाउन। इस चीज को मैं इसको और भी डिटेल में समझा देता हूं। क्लियर है? कुछ बच्चों को इश्यूज होंगे, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होंगी, अगर है तो आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस का फॉर्मूला देख लेना, दैट इट विल बिकम दिस। ए क्या है, पहला वाला टर्म है, ठीक है, बस फॉर्मूला ही है, मैंने कुछ किया नहीं है ज्यादा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड देन इट विल बी दिस, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है अभी? अब ये देखना, ये क्या हो गया, एक्स रेज टू 6 हो जाएगा, अब ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स रेज टू 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स एंड देन द होल रेज टू 3। अब मैं इस चीज को ऐसे लिखूंगा, एक्स रेज टू 6 1 माइनस एक्स रेज टू 3 रेज टू 3, फिर आएगा 1 माइनस एक्स माइनस 3, ये वाला जो टर्म है उसको मैं यहां लेके आ गया। 1 माइनस एक्स रेज टू 3 को एक्सपांड करूंगा, एक्स रेज टू 6 1 माइनस 3 एक्स रेज टू 3
प्लस 3x6 माइनस x9, फिर मैं लिखूंगा 1 माइनस एक्स, फिर मैं लिखूंगा -3। क्लियर टिल नाउ? किसी को कोई प्रॉब्लम अभी तक? आपको कॉन्फिडेंस 10:30 को आएगा आफ्टर सॉल्विंग 4 क्वेश्चंस, बट उसके पहले ये नई चीज है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। बस एक एक स्टेप समझते जाओ, मैं रुक रुक के पढ़ा रहा हूं, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। यहां पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला ले लिया, फिर मैंने क्या किया, इसको अलग अलग ले लिया। ये ऊपर वाला टर्म रेज़ टू 3 है, नीचे वाला टर्म जो ऊपर जाएगा इट विल बिकम -3। इसका जब एक्सपांशन करेंगे तो 1 माइनस 3x3 प्लस 3x6 माइनस x9। इसका मैंने क्या किया, एक्सपांशन ही तो किया है, मैंने कुछ ज्यादा थोड़ी किया है। इसको मैंने क्या लिखा है, 1 माइनस x3 माइनस रेज़ टू 3। ठीक है, इसमें आप पास्कल्स ट्रायंगल का भी फॉर्मूला ले सकते हो कि 1 2 1 फिर 1, फिर ये 3 हो जाता है, फिर ये 3 हो जाता है, ये 1 हो जाता है। ऑल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव। x3 एक का पावर डिक्रीज होगा, x3 का पावर इंक्रीज होगा। तो मैं लिख दूंगा पहले 1 फिर 3 फिर 3 और फिर मैंने लिख दूंगा 1। उसके बाद में ये पॉजिटिव ये निगेटिव, फिर ये पॉजिटिव फिर ये निगेटिव। यहां पर x3 नहीं आता है, x3 x6 माइनस x9, वही चीज मैंने यहां पर लिख दी है। अगर और भी डिटेल में जाना है तो ऐसे लिख दो, 1 माइनस x3, फिर क्या हो जाएगा 3, 3c0 1 माइनस x0। वो ज्यादा डिटेलिंग हो जाएगी, पास्कल ट्रायंगल से यूज कर सकते हैं इसको। अब ना इसको थोड़ा एक्सपांड करते हैं, ध्यान से सुनना। ये हो गया आपका x6 1 माइनस 3x3 प्लस 3x6 माइनस x9। ये क्या है, ये है 1 माइनस x माइनस 3। ठीक है, अब मैं इसको एक्सपांड करूंगा, इसमें अपने को बाइनोमियल भी लगेगा, एक्सटेंडेड बाइनोमियल भी लगेगा अपने को। अब यहां पर ये प्रॉब्लम है, ये हो गया x6 1 माइनस 3x3 प्लस 3x6 माइनस x9। अब इसको मैं एक्सपांड करता हूं, ध्यान से देखना। ये क्या आएगा, ये आएगा -3c0 1 माइनस x0 प्लस -3c1 1 माइनस x1 फिर आएगा -3c2 1 माइनस x2 and then it goes on, right? ठीक है, मैं बताऊं अब कौन सा टाइम आ गया। अब आप सोच रहे हो कि जनरेटिंग फंक्शंस में नहीं पढ़ता हूं या नहीं पढ़ूंगे, नहीं, यही वही टाइम है, होल्ड करके रखना। 10 मिनट और देखना है, 10 मिनट और दे दो अपनी जिंदगी के, ठीक है, मैं इसको करवा दूंगा। बहुत इजी है, 2-3 क्वेश्चंस करने के बाद में आसान हो जाएंगे। मैंने 10:30 का टाइम मांगा, वो तो बहुत ज्यादा है, उसके पहले मैं कॉन्फिडेंस दिला दूंगा। ये वो एक लाइन है जब आप सोच रहे होगे कि पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं, आई वुड बी सेइंग भाई थोड़ा सा 10 मिनट और दे दे। कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, ऊपर -3 है, वही चीज अभी यही चीज अपन लोगों ने इंडिपेंडेंटली किया था, मैं बस क्लब कर दिया। तो -3c0 1 अच्छा बराबर है ना, 1 - एक का पावर डिक्रीज होता है, दूसरे का इंक्रीज होता है, बस यही तो किया है मैंने। किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई इश्यूज? ठीक है, फटाफट बता दो मुझे। इसमें ये वाले में कोई प्रॉब्लम है, इसको इंडिपेंडेंटली आप अपनी बुक में लिख लो। आप इसको इंडिपेंडेंटली अपनी बुक में लिखो।
ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, अब यहां पर देखना, मैं ये x रेस टू 6 को अंदर लेके जाता हूं, x रेस टू 6 माइनस 3x रेस टू 9 प्लस 3x रेस टू 12 माइनस x रेस टू 15। ठीक है, उसके बाद में ये वाले टर्म्स आएंगे मेरे, जितने भी टर्म्स आएंगे ये सारे टर्म्स मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। ठीक है, अब गौर करने की बात है कि हम कर क्या रहे हैं, हम जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ, ठीक है, x रेस टू 10 कैलकुलेट करना है। अगर कोएफिशिएंट ऑफ x रेस टू 10 कैलकुलेट करना है तो दिस टर्म ऑफ नो यूज, ऑफ नो यूज। वाई? क्योंकि ये 10 से बड़े हैं, अपने को x रेस टू 10 पता करना है, ये 12 है, x रेस टू 12 है, अब ये किसी के साथ में मल्टीप्लाई करेगा तो 12 ही देगा। अब आप सबसे क्रिटिकल पॉइंट जनरेटिंग फंक्शंस का सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट, ये x रेस टू 6 किसके साथ में मल्टीप्लाई करेगा कि x रेस टू 10 देगा। तब आप बोलोगे कि सर ये x रेस टू 6 मल्टीप्लाई करेगा माइनस x रेस टू 4 के साथ में। अगर ये माइनस x रेस टू 4 के साथ में मल्टीप्लाई करेगा तो यहां पर कितना आएगा, ये आएगा माइनस 3c4 1 रेस टू एनीथिंग। ठीक है, 1 रेस टू एनीथिंग, ठीक है, दैट विल बिकम 1 ओनली, मैं उसका उतना लोड भी नहीं ले रहा हूं। उसके बाद में आएगा -3, फिर आएगा x रेस टू 9। अब ये x रेस टू 9 किसके साथ में मल्टीप्लाई करेगा तो 10 देगा, इट विल बिकम -3c1 फिर 1 रेस टू समथिंग माइनस x रेस टू 1। ठीक है, बस ये कैलकुलेट करके अपना आंसर आ गया ब्रो। अब ये देखना, ठीक है, ये माइनस x रेस टू 4 दिस विल बिकम पॉजिटिव, ये अपने को पॉजिटिव दे देगा, -3c4 भी पॉजिटिव देगा, तो 4 3 7 6c4 विल बिकम व्हाट 15। ठीक है, 15, ये x रेस टू 6 हो गया और ये x रेस टू 4 हो गया। फिर उसके बाद में आएगा -3x रेस टू 9, ये एक निगेटिव देगा और ये भी एक निगेटिव देगा, तो टोटल विल बिकम पॉजिटिव, तो इट विल बिकम 3 और फिर ये क्या हो जाएगा x। तो इफ यू विल कैलकुलेट यू विल गेट 15 माइनस 9 and then it will become x raised to 10. So your answer will become 6. Your answer will become 6. Clear? बता दो। लास्ट स्टेप बता दूं? ठीक है, चलो लास्ट स्टेप एक बार वापस कैलकुलेट कर लेते, कोई इश्यू नहीं है मुझे बताने में। लास्ट स्टेप सिर्फ ध्यान से सुनते जाना, वही क्रिटिकल भी है अपने पास। ठीक है, अब जरा ये देखना, मुझे ये बताओ कि x रेस टू 6 किसके साथ में मल्टीप्लाई करेगा तो x रेस टू 10 देगा। यहां से मैं अगर x रेस टू 6 उठा रहा हूं तो सीधी सी बात है, यहां से मैं कौन सा टर्म उठाऊंगा, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट टर्म्स है आपके पास में, तो ये आएगा आपका, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होके आएगा -3c4 1 रेस टू समथिंग, मैटर भी नहीं करता है, और ये आएगा -x रेस टू 4 के साथ में, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो x रेस टू 10 दे देगा। उसके बाद में फिर मैंने माइनस लिख दिया, -3, फिर मैंने लिख दिया x रेस टू 9। अब ये x रेस टू 9 किसके साथ में मल्टीप्लाई करेगा, 10 के साथ, 1 के साथ में, तो 1 का कोएफिशिएंट क्या है, 1 का कोएफिशिएंट है -3c1 1 रेस टू समथिंग माइनस x रेस टू 1, यही है 1 का कोएफिशिएंट, ये है ना, ये x रेस टू 1 ये कोएफिशिएंट है। अब इसको सॉल्व कर लो, आपको आ गया आंसर। इसको कैसे सॉल्व करोगे, माइनस, अच्छा इसको अगर सॉल्व भी करना है तो आप ऐसे सॉल्व करो, x रेस टू 6 लिख दो, फिर आप ऐसे लिखो -1 रेस टू 4, फिर आप लिखोगे 3 + 4 -c1 4, उसके बाद में एनीथिंग रेस टू 1 विल बिकम 1 ओनली, फिर -1 रेस टू 4, फिर ये आ जाएगा x रेस टू 4। ठीक है, तो ये x रेस टू 4 पॉजिटिव है, ये भी x रेस टू 4 पॉजिटिव, इसका कोई सेंस नहीं बनता है, सिर्फ अपने को ये कैलकुलेट करना। फिर आएगा -3 × x रेस टू 9, फिर यह क्या आ जाएगा, फिर इसकी वैल्यू आएगी -1 रेस टू 1,
फिर आएगा 3+1 माइनस C1, फिर आएगा 1, फिर -1 बाहर ले लो, फिर आ जाएगा x। यही चीज तो लिखी है मैंने। मैंने पहले छोटी छोटी चीजें आप लोगों को बहुत पढ़ाया, इसमें मैंने सारी चीजों को कनेक्ट कर दिया। इफ यू हैव जस्ट परचेज द कोर्स देन ट्राई टू, भाई पहले से जाके पहले पुराने लेक्चर्स देख लो, आज तो बिल्कुल मत देखो आप। आगे समझ में ये वाला पहले देख लो एक बार। ठीक है, अपने को आंसर कितना आ रहा है? अपने को आंसर जो है वो 6 आ रहा है, बराबर। मतलब 15 - 9 एंड देन इट विल बिकम x⁻10, तो 6x⁻10। अब अपने चलते हैं ना, वो देखते हैं कि सच में 6 आ रहा है नहीं आ रहा है। अब जैसे एक पॉसिबिलिटी मैन्युअली ये है कि 2 4 4, 4 2 4 या 4 4 2, फिर 3 4 4, नहीं ये ज्यादा हो जाएगा ना, 3 3, 3 और 3 6 और 4 10, 4 4 8 और 10, हाँ 3 4 3 और 4 3 3। इसको मैन्युअली भी कर सकते हैं और यही आंसर आ रहा है 6। ठीक है, मैन्युअली मैंने इसलिए किया क्योंकि आप लोग मतलब रिलेट कर सकते हो कि सर सही में इतनी मेहनत करने के बाद में अपने को विजुअलाइज भी तो होना चाहिए कि हाँ वही 6 है। आ गया समझ में? जल्दी बता दो फटाफट। बोलो फटाफट बताओ। क्लियर है? अब मैं थोड़ा शॉर्टकट बता देता हूं, आप लोग शॉर्टकट भी इसको रिलेट कर सकते हो। शॉर्टकट ये था कि x² प्लस x⁻³ प्लस x⁻4 एंड देन रेज़ टू 3 कॉमन ले लो, x⁻2 1 प्लस x² रेज़ टू 3, ये x⁻6 हो जाएगा, ये आएगा 1 - x⁻3 1 - x⁻3, फिर ये x⁻6 1 - x⁻3 रेज़ टू 3 1 - x⁻3। ठीक है, अब ये देखना, ये x⁻6 हो जाएगा, ये 1 - 3x⁻3। ठीक है, अब उसके बाद में प्लस 3x⁻, इट इज रेज़ टू 6 - x⁻9, फिर आएगा 1 - x⁻3। अब ना यहां पर मैं आप लोगों को शॉर्टकट बताता हूं। ठीक है, अब शॉर्टकट ये है, ये x⁻6 इसके साथ में मल्टीप्लाई करेगा 6 आएगा, ये किसके साथ में मल्टीप्लाई करेगा तो 10 आएगा, इट विल बिकम -3c4। बस इतना ही लिखो। उसके बाद में ये 6 ये 3 के साथ में मल्टीप्लाई करेगा, तो ये -3 मैंने कोएफिशिएंट लिख लिया, ये x⁻6 x⁻3 के साथ में मल्टीप्लाई करेगा, x⁻9 आएगा, देन इट विल बिकम -3c1। और एक एक्स्ट्रा निगेटिव ले लेना -x वाला, क्योंकि ये इवन आएगा तो इसका इश्यूज नहीं आएंगे, लेकिन अगर आपने -3c1 लिख के छोड़ दिया, एक और निगेटिव आता -x का, क्योंकि सारे टर्म्स पॉजिटिव ही होते हैं ना, तो इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट योर आंसर्स। मतलब इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा ये चीज को करने में। मतलब मैं अभी गेट का क्वेश्चन लिखूंगा ना, आप हंसोगे गेट का क्वेश्चन मैं अगर सॉल्व करूंगा तो, ट्रस्ट में। शॉर्ट ट्रिक नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आई थिंक मैंने थोड़ा जल्दी बता दिया, ये आ जाएगा समय के साथ में आएगा, मत पढ़ो शॉर्ट ट्रिक अभी। ठीक है, लेट इट बी, लेट्स ट्राई टू सॉल्व समथिंग, बट आई वुड बी सेइंग
मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि सारे बच्चे लोग तुम खुद से एक बार पेपर पे सॉल्व करो, ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। ये स्टेप से ये स्टेप कैसे आया, आप ना खुद पहले सॉल्व करो। आपने समझ तो लिया है, आपके सामने सब कुछ लिखा है, मैं चाहता हूं आप खुद पेपर पे बैठ के सॉल्व करो। जब आप पेपर पे बैठ के सॉल्व करोगे तो आप, अगर आपको आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो आप देख सकते हो स्लाइड पे कि अच्छा ये वाली चीज यहां पर लिखी हुई है। आप खुद करो, मैं वेट करता हूं, आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आपको तुरंत अपनी मिस्टेक्स पता चल जाएगी। ठीक है, ये हो गया स्लाइड। अब ये वाला चेक करते रहे, मतलब सॉल्व भी करते रहो, चेक भी करते रहो। ठीक है, आ जाएगा, इससे शॉर्ट ट्रिक आपको समझ में आएगी। क्लियर है, दैट्स गुड। अभी ठीक है, आप लोगों को आ गया होगा, मैंने आपसे 10:30 वाला टाइम मांगा है भाई, तब तक तो आप लोगों को मैं डाकू बना दूंगा। ठीक है, 10:30 यू विल बिकम अ डाकू, दैट इज गारंटीड। शॉर्टकट भी आएगा, उसी टाइम शॉर्टकट आएगा। गेट के तो मैं ऐसे उड़ाऊंगा क्वेश्चंस ना, गेट के टफ लेवल, गेट के 2 लेवल ऊपर का क्वेश्चंस आप उन कर रहे हैं। अगर 2 लेवल ऊपर का क्वेश्चन कर रहे हैं तो गेट के क्वेश्चंस कुछ नहीं बचेंगे आपसे। आप ट्रस्ट मानो, गेट के 2 लेवल ऊपर का क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। 2 वेरिएबल, इसमें भी वेरिएशंस है, बहुत वेरिएशंस है भाई। मैं आपको होमवर्क दूंगा, उसमें तो भर भर के मैंने वेरिएशंस डाले हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले अपन फॉर्मेट चेक करते हैं। लेट्स कंसीडर कि क्या करना है, 12 कॉइन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, अमॉन्ग 4 स्टूडेंट्स। ठीक है, अमॉन्ग 4 स्टूडेंट्स। अब जरा ध्यान देना, अमॉन्ग 4 स्टूडेंट्स एटलीस्ट 2। ठीक है, एटलीस्ट 2 की कंडीशन है। ये हो गया हमारा एटमोस्ट 5 की कंडीशंस। ठीक है, अब ये देखना, अपन क्या करेंगे, अपन ना पहले ही तो फॉर्मेट बनाएंगे। कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे। तो 1 बच्चा, फिर 2 बच्चा, फिर 3 बच्चा और फिर 4 बच्चा। तो ये 2, कम से कम 2, 3, फिर 4 और फिर 5, फिर 2, 3, कम से कम 4 और फिर 5। फिर वैसे इसका भी आ जाएगा, वैसे इसका भी आ जाएगा। इसका फॉर्मेट होगा x⁻², x⁻3, x⁻4,
x रेस टू 5, इनके बीच में आ जाएगा क्या, एडिशन। तो ये हो गया ये, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर ये आएगा x रेस टू 2 प्लस x रेस टू 3 प्लस x रेस टू 4 प्लस x रेस टू 5, फिर इनके बीच में आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन। होगा क्या, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेस टू 3 प्लस एक्स रेस टू 4 प्लस एक्स रेस टू 5 और देन रेस टू व्हाट 4। ये हमारा फॉर्मेट आ गया। अब इस फॉर्मेट में अपने को क्या समझ में आया, अगर रेस टू 4 है तो इसका मतलब होता है 4 बच्चे। यहां पर पिछले वाले क्वेश्चंस में हम लोगों ने क्या किया था कि ये रेस टू 3 था। रेस टू 3 होने का मतलब है कि 3 बच्चे, अगर 3 बच्चे होंगे तो 3 बार मल्टीप्लीकेशन होगा, 4 बच्चे होंगे तो 4 बार मल्टीप्लीकेशन होगा और इक्वेशन रेस टू 4 हो जाएगा। 5 बच्चे होंगे तो एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ऐसे मल्टीप्लाई कर करके रेस टू 5 हो जाएगा। अब ये कंडीशंस आपकी क्या डिफाइन करती है, ये आपकी एटलीस्ट की डिफाइन करती है, ये आपकी एटमोस्ट की डिफाइन करती है। फॉर्मेट अपने को समझ में आ गया, तो अब चलते हैं इसके ऊपर। ये अपने को क्या डिफाइन करती है, ये अपने को एटलीस्ट वाली डिफाइन करती है, ये अपने को एटमोस्ट वाली डिफाइन करती है। और रेस टू 4 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है चिल्ड्रन। तो अब ना ये इक्वेशंस को मैं देखूंगा, इसमें मैं बोलूंगा अमॉन्ग 4 स्टूडेंट का मतलब है कि रेस टू 4 आएगा। एटलीस्ट 2 का मतलब है कि एक्स स्क्वायर से शुरू होगा और ये एक्स रेस टू 5 तक जाएगा, मतलब बीच में एक्स रेस टू 3 प्लस एक्स रेस टू 4 प्लस एक्स रेस टू 5। ये अपना फॉर्मेट चेंज हो गया। मैंने आपको ये बात बताई थी कि आप लोग, जब मैं बोल रहा था ना कि क्वेश्चंस का फॉर्मेट में मैं इतना टाइम ले रहा हूं कि फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, अब आपको लग रहा होगा कि सर आपने क्यों टाइम स्पेंड किया, फॉर्मेटिंग में दम नहीं है, दम है सॉल्व करने में। तो फॉर्मेट तो अभी आ गया अपने को, फॉर्मेट का कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अगर फॉर्मेट नहीं अभी भी समझ में आ रहा है तो आप इसी मेथड से जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इसको मैंने 2 कॉइन दे सकता हूं, 3 कॉइन दे सकता हूं, 4 कॉइन या 5 कॉइन। तो उसका जो फॉर्मेट है वो एक्स रेस टू 2 है, या तो एक्स रेस टू 3 है, या तो एक्स रेस टू 4 है, या तो एक्स रेस टू 5 है। ऐसा 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन में ये हमने को एटलीस्ट वाली कंडीशंस दिखाता है, ये अपने को एटमोस्ट वाली कंडीशंस दिखाता है। रेस टू 4 का मतलब होता है चिल्ड्रन। कितने कॉइन डिस्ट्रीब्यूट करते हो वो एक्चुअली अपने को ये पता करना होता है कि व्हाट शुड बी द कोएफिशिएंट ऑफ x रेस टू 12। ठीक है, क्वेश्चन हमारा रेडी है, अब हम लोग सॉल्व करने के लिए जाते हैं। ठीक है, हमारा मेन मुद्दा क्या है कि भाई अपने को क्या करना है, अपने को पता करना है कोएफिशिएंट ऑफ x रेस टू 12। शुरू कैसे करेंगे, x रेस टू 2, एटलीस्ट 2 है तो 2 लेंगे, 3 है तो 3, फिर ये 4, फिर ये एटमोस्ट 5 तक है। एटमोस्ट 6 होता तो मैं क्या करता, ये उसके बाद में x रेस टू 6 लिख लेता, बट यहां पर एटमोस्ट 5 है। कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे, इसलिए रेस टू 4 हो गया। सबसे पहला काम क्या करूंगा, आई विल टेक एक्स स्क्वायर कॉमन। अब मैं अगर यहां पर कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा x रेस टू 2 रेस टू 4। अब ये बन जाएगा मेरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेस टू 3। ठीक है, 2 यहां से बाहर गया तो x रेस टू 2, यहां से बाहर गया तो x, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स रेस टू 3, अभी भी रेस टू 4 है। इस चीज को मैं ऐसे लिखूंगा, ये एक्स रेस टू 8 हो जाएगा पहले वाला। ठीक है, उसके बाद में फिर अपना जो टर्म आएगा वो ऐसा आएगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से। इसका पावर देखो, इसका भी शॉर्टकट बता देता हूं। अगर इसके पावर में 3 है तो 1 माइनस एक्स रेस टू 4 आएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स और फिर रेस टू 4। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे एक्स रेस टू 8, फिर 1 माइनस एक्स रेस टू 4 रेस टू 4, फिर 1 माइनस एक्स माइनस 4। क्योंकि अगर ये नहीं समझ में आए तो ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स रेस टू 4 रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स रेस टू 4। तो इसको मैं अगर ऊपर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस। अब क्या करूंगा, इसका एक्सपांशन करूंगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, एक बार फटाफट यस नो दिल जो भी बनता है बना दो, फिर मैं आपको आगे ले चलता हूं। बस मुझे यहां तक बता दो कि यहां तक कोई इश्यू नहीं। ठीक है, क्या आ गया अपने को, अपने को आ गया एक्स रेस टू 8, 1 माइनस एक्स रेस टू 4 रेस टू 4, फिर 1 माइनस एक्स, फिर माइनस 4। ठीक है, अब ये देखना ये रेस टू 4 है, तो रेस टू 4 के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं 1 to 1, फिर 1 3 3 1, फिर 1, फिर 4, फिर 6, फिर 4,
फिर 1, पॉजिटिव निगेटिव फिर पॉजिटिव, यही चीज लिखते हैं। फिर मैं लिखूंगा x रेज टू 8, फिर मैं लिखूंगा 1 लिखूंगा एक बार, फिर मैं लिखूंगा 4। एक्चुअली इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 1 माइनस, ठीक है, 4x रेज टू 4 होगा, पहले 0 आता है, फिर 4 आ गया जो पावर है, फिर प्लस करके 6, फिर ये हो जाएगा 8। अब यहां पर मैं रुक जाऊंगा। क्यों मैं रुकूंगा? मेरे को कोएफिशिएंट कितने का पता करना है, मेरे को कोएफिशिएंट x रेज टू 12 का पता करना है। ये 8 और 8 मिलके 16 हो जाएंगे, तो इसके आगे लिखने की कोई मतलब ही नहीं है। मतलब ये इसके आगे वाला जो टर्म होगा ना, इट इज ऑफ नो यूज। क्यों? क्योंकि ये 12 के ऊपर भाग रहा है, तो जरूरत ही नहीं वो लेने की, अपने को कोएफिशिएंट 12 ही लेना है। तो अपन यहां तक ही रुक जाएंगे। उसके बाद में आएगा 1 माइनस एक्स, फिर ये आ जाएगा -4। अब जरा ये देखना, इनका मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूं, x रेज टू 8 माइनस x रेज टू 12। अब ये वाली चीज है, इसका तो कोएफिशिएंट अपने को नहीं लेना, अपन यहां पर स्टॉप कर देंगे, ठीक है। अब यहां पर आता है कि 1 माइनस एक्स और फिर -4। अब ये देखना कि ये जो है ये किसके साथ में मल्टीप्लाई करेगा, तो 12 देगा मेरे को, 4 के साथ में, तो x रेज टू 8 लिख लिया। अब ये माइनस x रेज टू 4 के साथ में मल्टीप्लाई करेगा, तो उसका कोएफिशिएंट क्या आएगा, -4c4 1 रेज टू जो भी लिख लो, फिर -4। इस चीज को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ गया। 4 और 4 8, 8 में से 1 गया 7, 7c4 7c3 765 3 2 1, 7 5 35 -4 31 आ गया शॉर्टकट, अभी आगे रहेगा शॉर्टकट। वेरी गुड, 31, यस द आंसर इज 31। क्लियर है? आ गया कॉन्फिडेंस? अभी किसी को कोई भी इश्यूज होंगे बता दो मेरे। मिस्टेक्स मत करना, इजी है तो मिस्टेक्स का कोई इश्यूज नहीं है। ठीक है, सेकेंड स्टेप, ये वाला स्टेप, ये स्टेप तो इसका एक्सपांशन है दोस्त मयूरेश। अच्छा, सेकेंड वाली लाइन नहीं आ रही है बहुत सारे बच्चों को, तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूं, नहीं तो फिर से लिखना पड़ेगा। x रेज टू 8 1 माइनस x रेज टू 4 फिर 1 माइनस x माइनस 4, यही था। मैं फिर से बता रहा हूं, फिर से बता दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, परेशान मत हो, परेशान होने की कोई बात नहीं, मैं खड़ा हूं, मैं इसीलिए हूं, मैं हूं ना, क्यों परेशान होते हो, इतना मत हुआ करो। x रेज टू 8, ठीक है, इसका एक्सपांशन अगर नहीं समझ में आया तो ऐसा देख लो, 1 माइनस एक्स रेज टू 4, ये है रेज टू 4, माइनस है ये, राइट। तो मैंने क्या बताया था, 1 to 1 ये 2 के लिए होता है, फिर 1 लिखते हैं, फिर ये 3 लिखते हैं, फिर ये 3 लिखते हैं, और फिर ये 1 लिखते हैं। तो ये 3 के लिए हो जाएगा, 4 के लिए वापस 1 लिख दिया, 3 और 1 4, फिर 6, फिर ये 4 और फिर 1, तो 14641। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, ठीक है, इसके लिए अपन क्या करेंगे, 1 4 6 4 और फिर 1, ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव और निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। पहले वाला टर्म जो है, पावर क्या होता है, x रेज टू 4 की पावर इंक्रीज होगी, पहले में तो नहीं होगी, दूसरे में से इंक्रीज होगी, रेज टू 4 हो जाएगा, रेज टू 8 हो जाएगा, फिर 4 4 बढ़ते रहेगा, 12 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा। अब इसी चीज को यहां पर लिखना है अपने को कि भाई x रेज टू 8 हो गया, फिर 1 माइनस 4x रेज टू 4 प्लस
6x⁻8, फिर -4x⁻12, फिर x⁻16, और फिर ये आ जाएगा, इट विल बिकम 1 - x, और फिर ये -4। अब ये देखना कि यहां से लेके यहां तक ये इट इज ऑफ नो यूज। क्यों? क्योंकि अगर आप x⁸ का मल्टीप्लाई करोगे, चलो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। x⁸ का इसमें मल्टीप्लाई किया, x⁸ आया, फिर ये आ गया x⁻12 आ जाएगा, फिर अगर ये 6 है तो इट विल बिकम 6x⁻16 आ जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्यों बोल रहा हूं कि इट इज ऑफ नो यूज। ठीक है, तो इसीलिए इसके आगे ये 12 से ज्यादा है, तो इसलिए इसका कोई यूज नहीं है। अपने को ये दो टर्म, अच्छा 12 का कोएफिशिएंट है, अपने को क्या पता करना है? अपने को पता करना है दैट इट विल बिकम द कोएफिशिएंट ऑफ x⁻12 पता करना है। अगर x⁻12 का कोएफिशिएंट पता करना है तो एक तो पता ही है, -4 तो आ रहा है, दैट विल बी फॉर श्योर। अब ये x⁸ किसके साथ में मल्टीप्लाई करेगा? अब ये चीज मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। अब ये 1 - x - 4, इसको एक्सपांड करोगे तो कैसा आएगा? -4c0 1 रेज टू -4 - 0 -x⁻0 प्लस -4c1 1 रेज टू -4 - 1 -x⁻, फिर 1, फिर ऐसे ऐसे करके माइनस आएगा, -4c4 1 रेज टू समथिंग, दैट विल बिकम -4 - 4, फिर -x⁻4। तो अब ना ये देखना कि ऐसे ना ये बड़ा टर्म है, अब ये 8 किसके साथ में, ये घूम के आएगा इसके साथ में मल्टीप्लाई करेगा। तो वो कैसे मल्टीप्लाई करेगा? वो ऐसे मल्टीप्लाई करेगा, ये बीच में स्पेस छोड़ देता हूं, ये x⁸, फिर ये आएगा -4c4, उसके बाद में 1 रेज टू एनीथिंग विल बिकम 1, और फिर ये आ जाएगा -x⁻4। ये इसके साथ 8 4 के साथ में मल्टीप्लाई करके 12 देगा, फिर ये -x⁻12 तो है ही है। इसी चीज को कैलकुलेट कर लो, आ गया अपना आंसर। तो अपन शॉर्टकट में क्या बोलते हैं मालूम है? अपन शॉर्टकट यहीं से निकाल लेंगे। ये x⁸ के साथ में मल्टीप्लाई करेगा, और ये किसके साथ में करेगा? तो 12 आएगा 4 के साथ में, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा -4c4, क्योंकि x⁻4 का -4c4 वही तो देगा ना अपने को। हम लोगों ने पहले ही वो डिस्कस कर लिया था। आया समझ में अभी? समझा? रेडी? अब मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, तो आप लोग सॉल्व करो, ठीक है? तो यू विल गेट द कॉन्फिडेंस। ये मेरा तीसरा क्वेश्चन है, चौथे 4 क्वेश्चंस मैंने बोले थे आपको। ठीक है, ये कर लो। हाँ 7c4 हो जाएगा दक्ष। वो चीज तो मैंने आप लोगों को सबसे पहले मैंने वही सिखाया कि हाउ टू कैलकुलेट -4c4, इट विल बिकम -1⁴ + 4 + 4 - c4। ये चीज तो मैंने आपको पहले सिखाई। 1 4 4 8 में से एक गया 7c4, 7c4 विल बिकम 7c3, यू कैन कैलकुलेट 35।
ठीक है, ये चीज इसलिए मैं इसके ऊपर बोल रहा था 5 बार इसको लिखो। आई होप आप लोगों ने वो, यू वेर ट्रू टू मी एट दैट टाइम, आई थिंक सो। आंसर डिफरेंट क्यों आ रहे भाई आप लोगों के? चलो मैं सॉल्व करता हूं। एटलीस्ट दो, एटमोस्ट 6।
इसके आगे कोई यूज नहीं है, क्योंकि बस 8 और 10 18 हो जाएगा, अपने को 15 ही चाहिए। तो ये 1 - 4। तो अब यहाँ पर शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, ये 8 है, यहां से कितना निकालेंगे, 7 निकालेंगे, राइट। तो x⁸8, फिर -4c7, 1 समथिंग -x⁸7, तो ये 15 दे देगा। और फिर -4, फिर x⁵, ये किसके साथ में 10 देगा, किसके साथ 15 देगा, 10 के साथ में देगा। तो -4c10, 1 समथिंग -x⁻10। बस इसको ही सॉल्व करना है अपने को। देखो अब क्या होगा मालूम है, ये एक निगेटिव देगा और ये भी एक निगेटिव देगा, तो टोटल पॉजिटिव होगा अपना, ठीक है, ये देखना। तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, x⁸8, फिर -1⁻7, फिर 4 + 7 - 1c7, फिर -1⁻7 और फिर x⁸7। तो एक नेगेटिव ये दे दिया, एक नेगेटिव ये दे दिया, उसके बाद में क्या है, -4x⁵5, ठीक है। सेम सेम सिचुएशन वहां पर भी होगी, तो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं, इट विल बिकम -1/10, 4 + 10 - 10, नहीं कितना आएगा, -1/10, तो 4 + 10 - 10, c10, यही होगा। -4c, अच्छा ये -1 होगा, and then -x⁻10। if you will calculate how much you will get, 7 4 11 में से 1 गया 10, 10c7 -4 इंटू 4 10 4 14 13c10, यही आएगा, इसको कैलकुलेट, 10c3 -4 इंटू 13c3। व्हाट इज योर आंसर, कितना आएगा इसका? गलत किया क्या मैंने? अच्छा 8 5 13 हो जाएगा, नहीं 10, ये 5, ओके आई डिड ए मिस्टेक, आई एम सॉरी। ठीक है, यस आई गॉट योर पॉइंट, x⁸8 -x⁸8 5 13, ठीक है। अब हम लोग सही जाएंगे, 1 - x - 4, थैंक यू सो मच फॉर रेक्टिफाइंग इट। x⁸8 किसके साथ में मल्टीप्लाई करेगा, -4c7 -x⁸7, इसके पहले आएगा x⁸8, फिर -4x�13, ये कितना आ जाएगा, अपने को कितना चाहिए, 2 चाहिए, तो -4c2 1 समथिंग -x⁻2, अब आ जाएगा, राइट। ओके थैंक यू सो मच। तो ये कैलकुलेट कर लो, ये कितना आ रहा था अपना, 7 4 11 में से 10, 10c3 x⁻15 -4, 4 2 6 5c2 x⁻15, ये कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा आंसर 80, यस यू विल गेट 80, आंसर विल बिकम 80। अभी बताओ किसी भी बच्चे को अभी भी इश्यूज आ रहे हैं या आ रहा है समझ में, आ रहा है ना ये अभी, प्लीज लेट मी नो दैट, बताओ मुझे। आ रहा है ना? प्रैक्टिस इज द ओनली की भाई, हाँ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के लिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, आपको डरने की बात नहीं है। जैसे मैंने, अगर आप देखोगे ना, तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस इंक्लूड किए, वैरायटीज के इंक्लूड किए, ठीक है। बाइनोमियल में आई थिंक जो पुरानी वाली पीडीएफ थी ना, उसमें भी है आपके, जैसे, अच्छा इसमें नहीं है क्या, ओह जस्ट वेट,
ठीक है, इसमें बाइनोमियल के भी हैं। अच्छा, कौन कौन से करना कौन कौन से नहीं करना मैं बता देता हूं, ये अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, बाद में ये सारे करो। ये मस्त क्वेश्चंस है, कुछ वेराइटीज के यहां पर दिए हुए हैं, कुछ वेराइटीज के ये देखो तगड़े तगड़े दिए हुए हैं, प्रोबेबिलिटी भी इंक्लूड कर दिया है मैंने, इनके आंसर्स भी दिए हुए हैं, ये मत करना आप, ठीक है। बाद में ये कर सकते हो, दिस इज वैलिड, ये उसके आंसर विच यू डोंट हैव टू डू इट, ठीक है। तो दिस यू पीपल कैन ट्राई टू डू इट, इट विल बिकम वेरी इजी, कुछ है नहीं, ज्यादा टफ नहीं है। अब मैं एक गेट का क्वेश्चंस करवा देता हूं तो थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा आपको। I'll try to give you one गेट का क्वेश्चन। गेट का क्वेश्चन बहुत फटक करके होगा। I'll give you, क्या था ये, मैं कौन सा फाइल सेव किया है यार, गेट का तो ऐसे तगड़े से उड़ाओगे, खटक करके उड़ा दोगे, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 12 इंटू x रेज टू 3 प्लस x रेज टू 4 प्लस x रेज टू 5 प्लस x रेज टू 6 एंड इट गोज टू इनफाइनाइट एंड देन रेज टू 3। मैं एक सॉल्व करके दिखाता हूं, ये इनफाइनाइट तक है ना, तो x रेज टू 3 कॉमन ले लिया तो इट विल बिकम रेज टू 3। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इट गोज टू इनफाइनाइट रेज टू 3, तो x raised to 9 it will become 1 upon 1 minus x raised to 3, so x raised to 9 1 minus x minus 3, 12 चाहिए तो x raised to 9 it will become minus c3 minus x raised to 3, and then what it will become, minus 1 raised to 3, 3 plus 3 minus 1 c3 minus 1 raised to 3 x raised to 3, 3 और 3 6, 6 में से 1 गया 63 will become, I think मिस्टेक किया गया मैंने, एक मिनट रुकना, रेज टू 3 है, सही है 63, नहीं मिस्टेक किया है मैंने, कुछ तो मिस्टेक किया है, तीन और 3 6, हाँ सही है, आंसर इज 10 है, 5c3 5c3 सेम एज 5c2, योर आंसर विल बिकम 10, सही है, आ गया, इजी है कितना, मतलब हमने लेवल अप के क्वेश्चंस किए हैं, ये तो इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। क्लियर है ब्रो? एकदम क्लियर, बस एक बार प्रैक्टिस करके आओ, ठीक है, एक बार प्रैक्टिस करके आओ, क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड कर दिए। अब मंडे को मैं आप लोगों को फॉर्मल डेफिनेशन पढ़ाऊंगा जनरेटिंग फंक्शंस की, ठीक है, मजा आया ना आज पढ़ के, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है इसमें, सिर्फ जो मिस्टेक्स वाला, ठीक है, ठीक है, इसमें जो मिस्टेक्स का पॉइंट बताता हूं, मिस्टेक्स जो होगी ना वो जब आप लोग ना ये वाले में जब आप मल्टीप्लाई करते हो, ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला टर्म, ये जब आप मल्टीप्लाई करते हो ना तो इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, तो यहां पर मिस्टेक्स ना हो करके मैंने आप लोगों को शुरू में मैंने ये वाली चीज सिखाई थी, ये चीज कि आप लोग ने इसका एक्सपांशन कैसे होता है, इसीलिए मैंने शुरू में ये चीज बताया कि एक एक इंडिविजुअल को कैलकुलेट करो और देखो इस चीज का एक्सपांशन अगर आपको समझ में आएगा, ये चीज आप एक दो बार लिख लो अपने घर पे, ठीक है, ये ना एक बार घर पे कर लो कि कैसे एक्सपांशन करते हैं,
अगर -1 होगा तो 1 लेके करो, 2 लेके करो, 3 लेके, -2 लेके करो। इस चीज का अगर एक्सपांशन जब घर खुद से करोगे ना तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, एक बार देख लेना। मंडे को अगर फिर भी इश्यूज रहेंगे तो मैं एक बार रिपीट कर दूंगा। हालांकि मैंने क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं बहुत अच्छे अच्छे, तो आप उसको कर सकते हो, यू कैन ट्राई इट बाय योरसेल्फ। ठीक है, तो मंडे को मैं फॉर्मल डेफिनेशन जनरेटिंग फंक्शंस, ट्यूसडे और फ्राइडे को, सॉरी ट्यूसडे और वेडनेसडे, मोस्टली वेडनेसडे थर्सडे आई विल कंप्लीट इट। फिर मैं आपके डाउट सेशंस और क्या कहते हैं कि फिर ये लूंगा, प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर देंगे आप लोग। ठीक है, तो बहुत हो गया प्रैक्टिस, पहले कॉम्बिनेट्रिक्स का ही प्रैक्टिस लूंगा, क्योंकि मैं ग्राफ का लूंगा तो फिर से कॉम्बिनेट्रिक्स आप भूल जाओगे। तो पहले मैं कॉम्बिनेट्रिक्स का लूंगा, फिर सेट का लूंगा, फिर लॉजिक का लूंगा। तो अगर इस तरफ से करूंगा तो लास्ट में ग्राफ थ्योरी वैसे भी भूल गया आप लोगों को, तो रिवाइज हो जाएगी, तो ऐसे बैकवर्ड में ले लूंगा। ठीक है, ओके, चलो बाय।